इस दुनिया में सब लोग देवताओं का शिकार करते हैं, पर मैं उनके पीछे उनके बचे हुए दिव्य अंशों को खाता हूँ। ये एक ऐसा युग है जहाँ देवता धरती पर चलते हैं। एक समय था जब वो अमर थे और इंसान उन्हें मार नहीं सकते थे, जब तक एक दिन इंसानों ने अपनी सीक्वेंस एबिलिटीज हासिल नहीं कर ली। कुछ ने खुद को छुपाने की शक्ति पाई, शैडो ब्लेड सीक्वेंस। दूसरों ने किसी की भी नकल करने की क्षमता पाई, फेसलेस सीक्वेंस। लेकिन मैंने एक ऐसी शक्ति पाई जो पहले कभी नहीं देखी गई, गॉड फॉल पाथ। मैं देवताओं को खाकर शक्तिशाली बनता हूँ, ताकि मुझे काटकर एवोल्यूशन सीरम ना बना दिया जाए। मैं अपनी पहचान छुपाता हूँ और खाने के लिए दिव्य लाशों को ढूंढता हूँ। पूरा सैंक्चुरी एक शील्ड डोम से ढका हुआ है जो देवताओं को बाहर रखता है। खुशकिस्मती से सैंक्चुरी के एग्जिट्स पर गॉड हंटर स्क्वाड्स रोज आसपास के देवताओं को साफ करते हैं। शायद मुझे वहां कुछ दिव्य अंश मिल जाएं। सैटरडे को मैं पास के सबसे बड़े सैंक्चुरी एग्जिट पर जाता हूं। अभी सैंक्चुरी 7 का एग्जिट भीड़ से भरा है और 1 दर्जन से ज्यादा हेलमेट पहने लोग थर्मल सूट्स में ब्लास्ट डोर्स के सामने खड़े हैं। उसी पल 2 अवेकन जो अभी अभी अपना शिकार खत्म करके आए हैं, अपने हेलमेट्स उतारते हैं, वापस जाने के लिए तैयार। सैकड़ों आम लोग तुरंत उन्हें घेर लेते हैं। मैं भीड़ में से घुसने की कोशिश करता हूं, किसी भी गिरे हुए दिव्यांश की तलाश में, पर तुरंत धक्का देकर हटा दिया जाता हूं। बाहरी किनारे पर इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। रात होने तक मैं आखिरकार आगे पहुंच जाता हूं। बदकिस्मती से कोएलिशन काउंसिल के इंस्पेक्टर्स पहले ही सारे अंश ले गए थे। मुझे कुछ नहीं मिलता। जैसे ही मैं सोचता हूं कि आज का दिन पूरी तरह बेकार गया, मुझे एक हिलता डुलता कान दिखता है जो एक अवेकेंड के बैकपैक से गिर रहा है। मेरी आंखें हिलते डुलते कान को देखकर चमक उठती हैं। मैं मुश्किल से अपना थूक निगलता हूँ, उसे उठाने के लिए तैयार, जब कोई नहीं देख रहा हो। पर एक जैनिटर उसे अपने डस्ट पैन में उठाकर चला जाता है। ये देखकर मैं तुरंत एग्जिट से दूर जैनिटर के पीछे पीछे चला जाता हूँ। आखिरकार मैं उसे गली के कोने पर एक कूड़ेदान में उसे फेंकते हुए देखता हूँ। जैनिटर के जाने के बाद मैं जोश में दौड़कर कूड़ेदान खोलता हूँ, पर जब मैं देखता हूँ कि अंदर क्या है, मैं जम जाता हूँ। ये पूरी तरह से दिव्य अंशों से भरा हुआ है, एक शाही दावत। दिव्य अंशों से भरे कूड़ेदान को देखते हुए मैं अपने होंठ चाटता हूँ। मैं सच में चुना हुआ इंसान हूँ। ये पक्का करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, मैं सबसे ऊपर पड़ा हिलता डुलता टुकड़ा उठाता हूँ। उसकी घिनौनी शक्ल और खून की बदबू ऐसी है कि कोई भी उसे पहले पकाना ही पसंद करेगा। पर शक्तिशाली बनने के लिए मैं उल्टी को रोकता हूँ और उसे अपने मुंह में ठूंस लेता हूँ। चबाने के बाद मैं उस लुदी जैसे मांस को निगल जाता हूँ। उसकी घिनौनी शक्ल के बावजूद उसका स्वाद काफ़ी अच्छा है, स्कूल कैफेटेरिया के खाने से बेहतर। अगर सभी दिव्य अंशों का स्वाद ऐसा ही है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं लालच से मुस्कुराता हूँ और कूड़ेदान में कूद जाता हूँ। भूखे की तरह खाने लगता हूँ। मैं जी भरकर खाता हूँ। अजीब बात है, मैं कितना भी खा लूँ मेरा पेट कभी नहीं भरता। शायद इसका संबंध मेरी सीक्वेंस एबिलिटी से है। 1 घंटे से ज़्यादा समय के बाद मैं आखिरकार पूरे कूड़ेदान के दिव्य अंश खत्म कर देता हूँ। उसी पल मेरे दिमाग में एक नोटिफिकेशन सुनाई देता है। गॉड फॉल पाथ सीक्वेंस लेवल 2 पर प्रमोट हो गया है। स्किल हासिल हुई डिवावर, कच्चे दिव्य मांस को पचाना। स्किल हासिल हुई फ्यूरी, 10 मिनट के लिए। ताकत, फुर्ती और शारीरिक दमखम 3 गुना। इस दौरान कोई दर्द महसूस नहीं होगा। आखिरकार अनलॉकिंग। फ्यूरी मेरी लड़ने की क्षमता को काफ़ी बढ़ा देती है। इसका मतलब है कि मैं देवताओं का शिकार करने के लिए गॉड हंटर स्क्वाड्स में शामिल हो सकता हूँ। आखिर कूड़ेदान में ढूंढना कोई लंबा चलने वाला समाधान नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं किसी को अपने गॉडफॉल पाथ के बारे में नहीं बता सकता। मुझे एक ऐसी सीक्वेंस ढूंढनी होगी जिसे मैं अपनी बता सकूं। तभी पीछे से लड़खड़ाते हुए कदमों की आवाज़ आती है। एक शराबी लड़खड़ाता हुआ मेरी तरफ आता है। अगर इस शराबी ने कूड़ेदान की अजीब हालत देख ली तो ये इलाका जल्दी ही बंद कर दिया जाएगा। मुझे निकलना होगा, खून साफ करने का समय नहीं है। मैं जल्दी से 1 दर्जन से ज्यादा दिव्य अंश अपने बैकपैक में ठूंस लेता हूँ। मैं बैकपैक के साथ तेजी से भाग जाता हूँ। शुक्र है वो सिर्फ एक शराबी था। अगर मैं दिव्य अंशों से भरे बैकपैक के साथ पकड़ा गया तो मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। खून से सने बैकपैक को पकड़कर मैं अंधेरी गलियों से गुजरता हूँ, सीधा घर भागने की सोच रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैं एक अंधेरी गली में मुड़ता हूँ, अचानक चीजें गलत हो जाती हैं। कोने से एक चाकू उड़ता हुआ आता है, सीधा मेरी दाहिनी आंख पर निशाना लगाकर।
खुशकिस्मती से मेरी फुर्ती आम इंसानों से कहीं ज्यादा है। मैं तुरंत बच जाता हूँ। 3 लोग कोने से निकलते हैं जिनके चेहरों पर मजाक उड़ाने वाले भाव हैं। कौन सोचता कि यहाँ सोने से इतना आसान शिकार हमारे पास आ जाएगा। लगता है आज हमारा किस्मत वाला दिन है भाइयों। मैं ठंडे से पूछता हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए, साफ साफ दिख नहीं रहा, हम तुम्हें लूट रहे हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरी चिंता बढ़ जाती है। गायब हुए दिव्या अंश किसी भी पल मिल सकते हैं। मुझे इस इलाके से जल्दी निकलना होगा। उनमें से एक अपने चिपचिपे बालों को पीछे करते हुए मुस्कुराता है। पैसे नहीं हैं, ठीक है, बस बैकपैक छोड़ दो। ये तीनों मेरे बैकपैक के पीछे हैं। मैं अपनी बाहों में रखे बैकपैक को देखता हूँ। उससे रिस रहे खून को छुपाते हुए सोचता हूँ, ये बुरा हुआ। इस बैकपैक में कुछ भी कीमती नहीं है, पर मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता। कुछ कीमती नहीं है तो खोल कर दिखाओ हमें। तुम इन गलियों में ऐसे भाग रहे हो जैसे अपनी जान बचाकर भाग रहे हो। जरूर उस बैग में कुछ कीमती चीज छुपा रहे हो, है ना? सामान छोड़ दो। हम तीनों ऐसे दिखाएंगे जैसे हमने तुम्हें कभी देखा ही नहीं, वरना तुम्हारी पिटाई होगी। अगर तुम भाग भी गए तो हम पुलिस को तुम्हारी खबर दे सकते हैं। जब तुम मुड़े तो स्ट्रीट लाइट में तुम्हारा चेहरा दिख गया था। हमने उसे याद कर लिया है। ये सुनकर मेरे पैर भागते हुए रुक जाते हैं। इन तीनों ने मुझे देख लिया है। इसका मतलब है कि मेरे पकड़े जाने का खतरा है। अगर उन्होंने सच में मेरी रिपोर्ट कर दी तो क्या सब कुछ बेकार नहीं हो जाएगा? अचानक मेरे दिल में मारने का इरादा जाग उठता है। मेरी आंखों में हत्या की चमक को अंडरवर्ल्ड के इन पुराने अपराधियों ने तुरंत पहचान लिया। बॉस, इस लड़के की आंखें ऐसी लग रही हैं जैसे ये मार डालेगा। मारेगा? हाँ, ये कंगाल लड़का। अगर ये मारने की सोच रहा है तो उस बैग में ज़रूर कोई खजाना होगा। तो चलो इसे ही ख़त्म कर देते हैं और सारा माल खुद ले लेते हैं। इतना कहकर तीनों चाकू निकालते हैं और मुझ पर झपट पड़ते हैं। शुरू में ये सिर्फ एक ख्याल था, पर अब किस्मत ही चाहती है कि तुम मरो। तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। मैं एक सीधा मुक्का मारता हूँ, तेजी से सबसे पास वाले आदमी के चेहरे पर। जब मेरा मुक्का उसकी नाक पर पड़ता है तो मेरी उंगलियों को हड्डी टूटने की साफ आवाज महसूस होती है। उस आदमी के पैर जमीन से उठ जाते हैं। वो गिरने से पहले 7-8 मीटर दूर उड़ता है और रुकने से पहले पत्थर के फर्श पर कई फीट तक लुढ़कता है। बाकी तो ये देखते हैं और पूरी तरह से कांपने लगते हैं। वो तुरंत समझ जाते हैं कि उन्होंने एक अवेकंट को उकसाया है, पर डर के बावजूद दोनों में से कोई पीछे नहीं हटता। इस मोड़ पर या तो मारो या मारो। गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा। जिंदा बचने का एक ही तरीका है, उसे मार दो। दोनों और भी पागलों की तरह हमला करते हैं, अपने चाकू से अंधाधुंध वार करते हुए। मैं अपना बायां पैर पीछे करता हूं और दाएं से स्वीप करके एक आदमी की कमर पर सीधा लात मारता हूं। हड्डी टूटने की और साफ आवाजें मेरी टांग तक आती हैं। वो आदमी एक अजीब एंगल पर आधा मुड़ जाता है। मेरी टांग के साथ हवा में घूमता हुआ आखिरी हमला करने वाले गुंडे से टकरा जाता है। बिना हिचकिचाया मैं उस हैरान और घबराए हुए गुंडे की तरफ कूदता हूँ, अपना मुक्का फिर से उठाकर। रहम करो, मैं तुम्हें अपने सारे पैसे दे दूंगा। इस मोड़ पर जिंदा रहने की चाहत उस गुंडे को अपनी जान की भीख मांगने पर मजबूर कर देती है। मैं उसे बोलने का एक और मौका नहीं देता। मेरा मुक्का उसकी कनपटी पर लगता है, उसकी खोपड़ी तोड़ते हुए। बेवकूफ़, तुम्हें मारने के बाद पैसे तो वैसे भी मेरे ही होंगे। लगातार 3 लोगों को मारने के बाद मेरा मारने का इरादा ख़त्म हो जाता है और उसकी जगह एक अजीब सा खलीपन ले लेता है। मैं एक उदासी भरी आह भरता हूँ। कभी नहीं सोचा था कि मैं सच में किसी को मारूंगा, पर यह आत्मरक्षा थी, कहने के लिए और कुछ नहीं। तीनों लाशों को देखते हुए मुझे अचानक याद आता है कि मैंने ऑनलाइन पढ़ा था कि कुछ सीक्वेंस मरे हुए इंसान की आखिरी यादें पढ़ सकती हैं। पकड़े जाने से बचने के लिए मैं अपनी मुट्ठी को एक आदमी के कपड़े में लपेटता हूं और तीनों के सर के टुकड़े टुकड़े कर देता हूं। जगह को साफ करने और खून को ध्यान से साफ करने के बाद मैं उनके कपड़ों से सारे पैसे निकाल लेता हूं। मैं तीनों लाशों को एक अंधेरे सुनसान गोदाम में ठूंस देता हूं। मैं आग लगाता हूं तीनों लाशों और अपनी खून से सनी जैकेट को उनके साथ जला देता हूं। इससे कोई भी अवेकन लाशों पर लगी गंध से मेरा पीछा नहीं कर पाएगा। ये पक्का करने के बाद कि आग ने तीनों को घेर लिया है, मैं पूरी रफ्तार से वहां से भाग जाता हूं। आखिरकार सुरक्षित घर पहुंचकर मैं एक सुनसान जगह ढूंढता हूं, अपने बैकपैक के सारे दिव्य अंश खा जाता हूं और बैकपैक और जैकेट दोनों को जला देता हूं। फिर मैं गिनती शुरू करता हूं, वो पैसे जो मैंने उन 3 गुंडों से लिए थे। गिनती करने के बाद मैं जम जाता हूं। तांबे के सिक्कों के ढेर के बीच एक चमकता हुआ चांदी का सिक्का है।
एक चांदी का सिक्का 10,000 तांबे के सिक्कों के बराबर है। ये गुंडे तो मालदार थे। 3 अपराधी जो इतना पैसा लेकर घूम रहे थे, उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे पुलिस को रिपोर्ट करने की? क्या ये दोनों तरफ की बर्बादी नहीं होती? बहुत अच्छा, दिव्य अंश चुराने के ऊपर से अब एक मर्डर केस भी हो गया। लेकिन मैं इस चांदी के सिक्के को खर्च करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक अनाथ हूं जो काम नहीं करता। मेरे पास इस तरह के पैसे कहाँ से आएंगे? इसलिए मुझे एक अवेकेंट पहचान ढूंढनी होगी जिसे मैं खुलेआम इस्तेमाल कर सकूं। चाहे जो हो जाए, मैं अपनी असली पहचान नहीं बता सकता। ये सोचते हुए मैं 20 तांबे के सिक्के लेता हूं और इंटरनेट कैफे चला जाता हूं। मैं फोरम में जाता हूँ काम की जानकारी ढूंढने के लिए। अवेकेंट को लेवल अप करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो से एवोल्यूशन सीरम पीना पड़ता है। मुझे आगे बढ़ने के लिए सिर्फ देवताओं को खाना है। क्या ये चीट कोड्स इस्तेमाल करने जैसा नहीं है? अगर मैं अवेकेंट एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो में रजिस्टर करना चाहता हूं तो मुझे खुद को छुपाने के लिए एक सीक्वेंस ढूंढनी होगी। आखिरकार मेरी नज़र एक सीक्वेंस पर टिक जाती है। फैंटम वॉकर लेवल 1 असैसिनेशन अप्रेंटिस स्किल स्पीड सर्च 5 मिनट के लिए फुर्ती को दोगुना कर देती है, पर उसके बाद शरीर को 30 मिनट के लिए कमज़ोर छोड़ देती है। मेरी फ्यूरी स्किल असासिन एबिलिटी को पूरी तरह से कवर करती है। तभी कैफे के बाहर से शोर शराबे की आवाज़ें आती हैं। ऑफिसर, मैं एक छोटा सा बिजनेस चलाता हूँ। मैं इस तरह की जांच नहीं झेल सकता। कहीं ऐसा तो नहीं? मैंने अभी पकड़े जाने के बारे में सोचा ही था और अब पुलिस यहाँ है। चाहे वो मेरे लिए यहाँ हो या नहीं, मुझे तैयार रहना होगा। घबराहट में मैं जल्दी से ब्राउज़र हिस्ट्री डिलीट करता हूँ और खुद को बचाने का एक तरीका ढूंढता हूँ। जैसे ही मैं ये करता हूँ, 7-8 पुलिस ऑफिसर कैफे में घुसते हैं। सब लोग तुरंत अपने कंप्यूटर से दूर हो जाओ, हाथ सर पर रखो और साइड में झुक जाओ। जल्दी करो, क्या कर रहे हो? अभी भी कंप्यूटर पर हो? हाथ ऊपर। एक ऑफिसर अपनी बंदूक उठाकर मुझ पर चिल्लाता है। मैं घबराहट में अपने हाथ ऊपर कर लेता हूँ। ऑफिसर, मैं ऑफिसर दौड़ कर आता है, मेरी स्क्रीन को देखता है, फिर नफरत से कहता है, ये सब चीज़ें कम देखा करो, तुम अभी जवान हो, ज़्यादा इन सब में पड़ोगे तो दिक्कत होगी। इतना कहकर ऑफिसर चला जाता है। फिर ये 7-8 ऑफिसर हर कंप्यूटर पर जाते हैं, ब्राउज़र हिस्ट्री और कंटेंट चेक करते हुए। थोड़ी देर ढूंढने के बाद ऑफिसर्स को 2 नौजवान मिलते हैं। डार्क वेब पर लेन देन कर रहे थे और वो उन्हें ले जाते हैं। लेकिन ऑफिसर्स के चेहरे गंभीर हैं, जिससे पता चलता है कि ये उनके असली निशाने नहीं थे। इस खतरे से बचने की राहत कमाल की लग रही है। मैं गहरी सांस छोड़ता हूं और फोरम ब्राउज करना जारी रखने का फैसला करता हूं। तभी स्क्रीन पर एक डायलॉग बॉक्स दिखता है। मेरी आंखें अपने आप बड़ी हो जाती हैं, मेरी पीठ ठंडी पड़ जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैनेजर का फ्रेंडली रिमाइंडर, जिसे पुलिस ऑफिसर ढूंढ रहे थे वो तुम हो, है ना? अपना काम देखते रहो, जब हो जाए तो जाना मत। कैफे के पीछे वाली गली में मेरा इंतज़ार करना। कुछ घंटों बाद वो चिपचिपा अधेड़ उम्र का मैनेजर उस तंग गली में दिखता है। छोटे भाई, पुलिस वाले तुम्हारे पीछे थे क्योंकि तुमने किसी को मारा है ना? भले ही तुम ना बोलो, मुझे पता है। पिछली बार जब तुम आए थे तुमने अवेकेंट फोरम चेक किया था और इस बार फिर पुलिस आई और तुमने जल्दी से अपनी हिस्ट्री डिलीट कर दी। मैंने तुरंत अंदाज़ा लगा लिया कि तुमने किसी को मारा है। मेरी मांग सिंपल है, मैं किसी को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा, पर तुम मुझे चुप रहने के लिए एक चांदी का सिक्का दोगे। उसका मोटा चेहरा जोश से कांपता है, अपनी शानदार समझ का जश्न मनाते हुए। मैं धीरे से हंसता हूं, उसे एक तेज नजर से देखते हुए। अगर तुम जानते हो कि मैंने किसी को मारा है तो तुम डर क्यों नहीं रहे कि मैं तुम्हें भी मार दूंगा? मैनेजर अपने चेहरे से ठंडा पसीना पोंछता है और कहता है, मैंने पहले ही तुम्हें रिपोर्ट करने के लिए एक ईमेल लिख दिया है जिसमें सर्वेलेंस फुटेज से ली गई तुम्हारी क्लोजअप फोटो भी है। ये ईमेल कल सुबह 3 बजे पुलिस स्टेशन के इनबॉक्स में भेज दिया जाएगा। हर रोज मैं टाइमर को रीसेट करके उसे एक और दिन के लिए टाल देता हूं। अगर मैं मर गया तो तुम भी पकड़े जाओगे। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो कोशिश कर लो, मुझे अभी मार दो, अगले हफ्ते से पहले मुझे 1000 तांबे के सिक्के दो, वरना मैं पुलिस को बता दूंगा। मैनेजर घमंड से मुस्कुराता है, अपने अधूरे पीले दांतों की 2 कतारें दिखाते हुए। मैं कोई जवाब नहीं देता, मैं बस मुड़ता हूँ और गली से निकल जाता हूँ। अचानक मैनेजर को एहसास होता है कि वो मेरा नाम नहीं जानता। वैसे मैं डेनिस लाव हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? मैं चुपचाप चलता रहता हूँ, अभी भी जवाब नहीं दे रहा। एक मरे हुए आदमी को मेरा नाम जानने की ज़रूरत नहीं है।
गली से निकलने के बाद मैं अंधेरे में छिप जाता हूँ, चुपचाप डेनिस का पीछा करते हुए जब तक वो घर नहीं पहुँच जाता। मैं तेजी से निकलने से पहले उसका पता याद कर लेता हूँ। डेनिस को मारना आसान है, पर उसे मारने के बाद अपने राज को खुलने से बचाना मुश्किल है। अगले दिन मैं इंटरनेट कैफ़े के पास से घूम कर जाता हूँ, काउंटर पर डेनिस को दूर से देखते हुए। फिर मैं सीधा स्कूल चला जाता हूँ। आज डेनिस को मारने के लिए अच्छा दिन नहीं लग रहा है। स्कूल के एंट्रेंस पर मुझे हैरानी होती है। प्रिंसिपल आज कुछ अजीब ही कर रहे हैं। अपने पीछे कुछ छापलूस एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ गेट पर चेकिंग कर रहे हैं। क्योंकि मैंने कल अपना बैकपैक जला दिया था, इसीलिए एक टीचर मुझे रोकता है। तुम्हारे पास बैकपैक क्यों नहीं है? क्या तुम वीकेंड्स पर होमवर्क नहीं करते? स्कूल जितना बेकार, उतने ज्यादा नियम। इस टीचर के कठोर सवालों का जवाब देने ही वाला था कि अचानक मेरे पीछे से एक लड़की की आवाज आती है। टीचर, मार्कस इस वीकेंड मेरे साथ एक क्लासमेट के घर ट्यूटरिंग के लिए गया था और अपनी किताबें वहीं छोड़ आया। मैं उसकी क्लासमेट से कहा था कि मैं आज उसकी किताबें ले आऊंगी। मैं मुड़ता हूँ और देखता हूँ कि मुझे बचाने वाली जेड स्टर्लिंग है। मुझे नहीं पता कि वो मेरी मदद क्यों कर रही है, पर मैं हाँ में सिर हिलाता हूँ। फिर मैं मुड़कर स्कूल में चला जाता हूँ, पर जेड अपनी रफ्तार बढ़ाती है और मेरे पास आ जाती है। मार्कस, क्या तुम्हें मुझे कुछ कहना नहीं चाहिए? मैं जेड की चमकती मुस्कान को देखता हूँ और बिना किसी भाव के कहता हूँ, तुम्हें लगता है मुझे थैंक यू कहना चाहिए? जेड की मुस्कान एक पल के लिए जम जाती है। फिर वो एक नखरे भरे अंदाज में कहती है, मैंने पहले तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। तुमने मेरी मदद की, मैंने तुम्हारी मदद की। चलो हिसाब बराबर करते हैं, ठीक है? मुझे सच में अच्छा लगता है जब तुम मेरी परवाह करते हो। तुम हर दिन मेरी मोटिवेशन हो। मुझे एहसास हो गया है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। फिर वो एक ऐसी मुस्कान देती है जो उसे लगता है कि बहुत आकर्षक है। ये अजीब सा इजहार जेड और उसके दोस्तों ने वीकेंड पर मार्कस के बारे में जानकारी के हिसाब से प्लान किया था। उन्हें यकीन था कि ये उस पर काम कर जाएगा। मुझे भी ये मजाकिया लग रहा है। मेरी यादों में मैं रोज़ भूखा रह लेता था, पर जेड के लिए नाश्ता ज़रूर लाता था। मैंने उसका सारा होमवर्क भी किया था। आखिर में जेड ने मेरा दिया हुआ नाश्ता लिया और अगली क्लास के ब्रैंडन यांग को दे दिया ताकि वो उसे खुश कर सके। जेड, मैं हमेशा से तुमसे कुछ पूछना चाहता था। तुम हमेशा मुझे ही निशाना क्यों बनाती हो? क्या कोई और लड़का तुम्हारा गुलाम बनने को तैयार नहीं है? जेड को उम्मीद नहीं थी कि मार्कस ऐसा कहेगा। वो सुन रह गई। क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? अगर तुम्हें ब्रैंडन चाहिए तो उसके लिए खुद मेहनत करो। मुझे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना बंद करो, ठीक है? तुम उसके ही नाश्ता ले जाना चाहती हो, पर बनवाती मुझसे हो। तुम उसके साथ जवाब मिलाना चाहती हो, इसीलिए तो उन्हें मुझसे लिखवाती हो। हर चीज़ के लिए मेरी ज़रूरत पड़ती है। क्यों ना मैं ही उससे शादी कर लूं? इन बेरहम शब्दों के साथ मैं जेड की साजिश का पर्दाफाश कर देता हूं, जिससे वो घबरा जाती है। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखती है। जेड, मुझे परेशान करना बंद करो। अपना होमवर्क करवाने के लिए कोई और गुलाम ढूंढो। अगर तुमने मुझे फिर से परेशान किया तो तुम नहीं चाहोगी कि ब्रैंडन को इस बारे में पता चले, है ना? जेड के चेहरे के भाव को पल पल बदलते देखकर मुझे बेहद सुकून मिलता है। इस बार मेरी बातों ने आखिरकार काम कर दिया। उस दोपहर स्कूल के बाद मैं घर जल्दी नहीं जाता, बल्कि मैं अपने वर्क स्टडी जॉब के लिए लाइब्रेरी जाता हूँ। जो मैं नहीं जानता वो ये है कि जेड और उसके दोस्त चुपके से मेरा पीछा कर रहे हैं। जेड, क्या तुम सच में उसका पीछा करना चाहती हो? हम इतने सारे लोग हैं, स्कूल से निकलते ही वो ज़रूर देख लेगा। मैंने आज ब्रैंडन से जवाब नहीं मिलाया और ना ही उसके लिए नाश्ता लाई। ब्रैंडन पहले से ही मुझे इग्नोर कर रहा है। अगर मुझे पता चला कि किसने चुगली की है तो मैं उसे बात करना सिखा दूंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लाइब्रेरी में काम करते वक्त मुझ पर नज़र रखी जाएगी। किताबें ठीक करते वक्त मेरी नज़र शेल्फ्स के पास एक लड़की पर पड़ती है जो एक प्रैक्टिस बुक के पन्ने पलट रही थी। मैं शालीनता से उसके पास जाकर उसे बंद होने के समय के बारे में याद दिलाता हूँ। जब हमारी आंखें मिलती हैं, मेरी नज़र एक पल के लिए रुक जाती है। बंद करने में बाधा डालने के लिए माफ़ कीजिए। वो लड़की मुझे और मिसेस रोज़ को झुककर सलाम करती है और फिर अपना बैकपैक लेकर जल्दी से चली जाती है। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि ये लड़की बहुत सुंदर है, पर याद नहीं कर पाता कि ये कौन है। मिसेस रोज़ आह भरती हैं। विवियन कितनी अच्छी बच्ची है, पढ़ाई में अच्छी है और इतनी आज्ञाकारी। काश मेरी पोती भी इतनी ही समझदार होती। तभी मुझे एहसास होता है कि ये विवियन चेन है। ये नाम तो एक मिसाल है। वो हर एग्ज़ाम में अपनी ग्रेड में टॉप करती है। सुंदर और होशियार, स्कूल की जानी मानी सुंदरी। कई लड़के उसके पीछे पड़ते हैं, पर वो सबको शालीनता से मना कर देती है।
मेरी तरह वो भी एक गरीब परिवार से है और अपनी दादी के साथ रहती है। पर इस सब का मुझसे क्या लेना देना। लाइब्रेरी से निकलने के बाद मैं पहले उसके पीछे बने रेस्टरूम में जाता हूँ। जैसे ही मैं काम खत्म करके निकलने की तैयारी करता हूँ, मुझे अचानक बगल से थप्पड़ की आवाज़ सुनाई देती है। बोल, क्या वो तुम थी? तुम चुड़ैल जिसने मार्कस को मेरे और ब्रैंडन के बारे में बताया? मैंने तुमसे कहा ना, मैं मार्कस को नहीं जानती, मैं ब्रैंडन को नहीं जानती और ना ही तुम्हें जानती हूँ। अभी भी जबान लड़ा रही है। मार्कस ने आज सिर्फ तुमसे और मिसेस रोज से बात की। अगर तुम नहीं थी तो क्या वो बुढ़िया थी? जेड, इसकी बात पर विश्वास मत करो। विवियन जैसी लड़कियां जो होशियार और सुंदर होती हैं, सबकी सब जहरीली होती हैं। वो पॉपुलर होने के लिए लड़कों को फंसाती हैं। मैं जेड से कोई लेना देना नहीं रखना चाहता, पर विवियन मेरी वजह से बेवजह इसमें फंस गई थी। नैतिक रूप से मुझे आगे आना ही होगा। मैं अपने हाथ धोता हूँ और लड़कियों के रेस्टरूम की तरफ चलता हूँ। जेड, इतना तमाशा लगा रखा है, शांति से सूसू भी नहीं करने दे रही। क्या तुम चाहती हो कि मैं सब कुछ ब्रैंडन को बता दूं, तभी तुम्हें शांति मिलेगी? जेड एक पल के लिए जम जाती है, फिर शांत हो जाती है। मार्कस, हट से आगे मत बढ़ो। मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया, तुम्हें इतनी परवाह क्यों हो रही है? मैं उसे अनदेखा करता हूं और विवियन को बाहर खींच लेता हूं। उसने तुम्हें 2 थप्पड़ मारे हैं ना? विवियन मुझे बिना किसी एहसान के देखती है। आखिरकार मैं ही तो हूं जिसने उसे इसमें घसीटा है। जैसे ही मैं अपनी बात खत्म करता हूं, मैं जेड के चेहरे पर 2 थप्पड़ जड़ देता हूं। सब लोग जम जाते हैं। विवियन हैरानी से मुझे घूरती है। शायद इस अनजान क्लासमेट की हरकत को समझ नहीं पा रही थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतनी जल्दी फैसला लूंगा। मार्कस, जेड अपना चेहरा ढक लेती है, मुझे गुस्से से घूरते हुए। भौंकना बंद करो, तुम्हारा और मेरा हिसाब बराबर, और अब विवियन का कर्ज भी चुकता हो गया, समझी? जेड की आंखों में खतरनाक चमक आ जाती है। मार्कस, तुम इसके लिए पछताओगे। ये सुनकर मुझे अचानक याद आता है कि जेड का अंकल एक गुंडा है। मैं गली के गुंडों से नहीं डरता, पर विवियन को चोट लग सकती है। मैं हमेशा विवियन और जेड पर नजर नहीं रख सकता। तभी मुझे अचानक एक परफेक्ट समाधान सूझता है। जेड, मैं इंटरनेट कैफे जाऊंगा और तुम्हारे और मेरे बारे में सब कुछ एक ईमेल में लिखकर अगले मंडे ब्रैंडन के इनबॉक्स में भेजने के लिए शेड्यूल कर दूंगा। अगर मुझे या विवियन को कुछ भी हुआ तो तुम ब्रैंडन को भूल जाना। जेड ने असल में अपने अंकल से मार्कस और विवियन को सबक सिखाने या उन्हें सैंक्चुरी से ही मिटा देने का प्लान बनाया था, लेकिन मार्कस ने उस रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया। वो गुस्से से चिल्लाती है, मार्कस, मैं तुम्हारे जैसे खतरनाक इंसान से कभी नहीं मिली। खैर, आज तुम्हारा किस्मत वाला दिन है। मैं नाक से कोड़ता, ठंडे से विवियन को खींचकर ले जाते हुए, बिना कुछ बोले। मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है। पता नहीं आज मैंने कितनी बार डेनिस के बारे में सोचा है। ये पहली बार है जब मुझे लग रहा है कि उससे मुझे कुछ फायदा हुआ है। अगली सुबह घर से निकलते हुए मैं एक बार फिर इंटरनेट कैफे के एंट्रेंस की तरफ घूम कर जाता हूँ। इस बार मुझे पता चलता है कि काउंटर पर डेनिस नहीं बल्कि एक दाढ़ी वाला अधेड़ोमर का आदमी है। मौका आ गया है। मैं अपनी हुडी ऊपर खींचता हूँ, एंट्रेंस के कैमरा से बचता हूँ और काउंटर पर बैठे दाढ़ी वाले आदमी को बाहर आने का इशारा करता हूँ। वो आदमी उलझन में दिखता है, पर फिर भी बाहर आ जाता है। जब हम उस जगह पहुंचते हैं जहां मैंने उस रात टेनिस से बात की थी, मैं पूछता हूं, क्या आप कैफे के मालिक हैं? उस दिन पुलिस आपके कैफे से जिन 2 लोगों को ले गई थी, उनमें से एक मेरा दोस्त था। उसने वहां कुछ छोड़ा था। मैं सर्वेलेंस फुटेज चेक करना चाहता हूं। कैफे का मालिक नाक से कोड़ता है, लड़के, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम जब चाहो सर्वेलेंस फुटेज देख सकते हो? जो उसने मेरे लिए छोड़ा है उसकी कीमत 20 चांदी के सिक्के हैं। अगर मुझे वो मिल गया तो मैं आपको 1 दे दूंगा। बोलते हुए मैं एक चांदी का सिक्का निकालता हूँ। ये सिक्का तारों के नीचे हल्की सफेद रोशनी से चमक रहा है। ये तुरंत इंटरनेट कैफे के मालिक का ध्यान खींच लेता है। उसकी आंखें 2 बार छपकती हैं और आखिरकार वो मुझे कैफे के बगल वाले एक अंधेरे स्टोरेज रूम में ले जाता है। सारी सर्वेलेंस फुटेज यहाँ है, खुद देख लो। मैं एक पल के लिए हिचकिचाता हूँ, फिर सर हिलाकर फुटेज चेक करने चला जाता हूँ। मुझे उस दिन की फुटेज मिलती है और मैं तुरंत तेवर चढ़ाता हूँ। 3 तारीख की सुबह से कोई सर्वेलेंस क्यों नहीं है? कैफे का मालिक होंठ से कुड़ता है, बिजली इतनी महंगी है, मैं उन कैमरा को हमेशा चालू नहीं रख सकता। मैं आमतौर पर उन्हें कुछ दिनों में एक बार चालू करता हूँ। ठीक है, मैं समझ गया, शुक्रिया। कोई बात नहीं, अगर कुछ चाहिए हो तो बस बता देना। मेरा नाम फ्रैंक वॉन्ग है, तुम मुझे फ्रैंक बुला सकते हो। ठीक है फ्रैंक, मैं ये याद रखूंगा। मैं तुम्हारे सहयोग के बारे में बता दूंगा, चिंता मत करो। जब तक मैं ठीक हूं तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी।
मैं हल्की मुस्कान के साथ इंटरनेट कैफे से निकल जाता हूँ। मैं डेनिस ल्यू के घर की तरफ निकल पड़ता हूँ। मुझे 99% यकीन है कि मैं अब डेनिस से निपट सकता हूँ। सारे सबूत एक ही चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। डेनिस झूठ बोल रहा है। जिस सर्वेलेंस स्क्रीनशॉट की वो बात कर रहा था वो है ही नहीं। मैं आखिरकार पूरे विश्वास के साथ डेनिस का फैसला कर सकता हूँ। मैं पूरी रफ्तार से डेनिस के घर की तरफ दौड़ता हूँ और चुपके से उसके दरवाजे के पास पहुँचता हूँ। एंट्रेंस पर कचरे का ढेर लगा हुआ है। चोरी का नाटक करने के लिए मैं जोर से दरवाज़ा नहीं तोड़ता, बल्कि मैं अपनी आस्तीन से डेनिस का दरवाज़ा खटखटाता हूँ। मैं अपनी आवाज़ हल्की करता हूँ, एक 30 साल के आदमी होने का नाटक करते हुए। पड़ोसी, तुम्हारा कचरा बदबू मार रहा है, इसे हटाओ। अंदर से डेनिस की बेचैन आवाज़ आती है। पागल हो क्या? तुम्हें इससे क्या मतलब? कचरा रास्ता नहीं रोक रहा है, तुम अपना काम करो। ये देखकर कि डेनिस दरवाजा नहीं खोलेगा, मैं सीधा चिल्लाता हूँ, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं तुम्हें यहीं रोक लूंगा। मैं नहीं मानता कि तुम काम नहीं करते। जब तुम काम पर जाओगे मैं तुम्हारे बॉस से शिकायत कर दूंगा। ये सुनकर डेनिस का आत्मविश्वास तुरंत कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, मैं तुमसे डर गया। मैं थोड़ी देर में कचरा फेंक दूंगा। क्या मैं ज्यादा नरमी से पेश आ रहा हूँ? थोड़ी देर में, अभी, तुरंत। ठीक है वेटर। मैं कपड़े पहनकर बाहर आकर फेंक देता हूँ। कपड़े पहनने की आवाज़ आती है। डेनिस दरवाजे पर आता है और उसे खोलता है। मैं बस इसके पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, वो बेहोश हो जाता है। मैं अपनी ताकत को काबू में रखता हूँ। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, मैं डेनिस की ठुड्डी पर एक अपरकट मारता हूँ, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर मैं तुरंत अंदर घुस जाता हूँ और डेनिस को पकड़ लेता हूँ, ताकि उसके भारी शरीर से आवाज़ ना हो, जिससे पड़ोसी अलर्ट हो जाए। दरवाज़ा बंद करने के बाद मैं एक ही झटके में डेनिस को अंदर के कमरे में घसीट लेता हूँ। डेनिस को बांधने के बाद मैं उसके ही बदबूदार मोजे से उसका मुंह बंद कर देता हूँ। फिर मैं कमरे की तलाशी लेता हूँ। डेनिस के घर में ज्यादा सामान नहीं है, बस कुछ 100 तांबे के सिक्के हैं। मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है, पर चोरी जैसा दिखाने के लिए मुझे ये लेने होंगे। थोड़ी देर काम करने के बाद पीछे से दबी हुई आवाजें आती हैं। मैं मुड़ता हूँ। डेनिस जाग गया है और मुझे डर से घूर रहा है। डेनिस डेस्पिरेशन में अपना सिर हिलाता है, भीख मांगने की कोशिश करते हुए। फिर उसकी आंखें खतरनाक हो जाती हैं, जैसे धमका रही हों। मैं आराम से कहता हूँ, मेरी आज फ्रैंक वॉन्ग से बात हुई, अंदाज़ा लगाओ क्या? डेनिस जम जाता है, उसकी आंखें लगातार भड़कती हैं। मेरी मुस्कान को देखकर उसे ऐसा लगता है जैसे वो मौत के फरिश्ते को देख रहा हो। मैं किचन में जाता हूँ, खाने का तेल का एक जग और एक चाकू निकालता हूँ। लालच की एक कीमत होती है, मैं वही वसूलने आया हूँ। कुछ मिनट बाद डेनिस के शरीर को आग में जलते देखकर मैं आखिरकार चैन की सांस लेता हूँ। मैं अपार्टमेंट से निकलता हूँ और नीचे चिल्लाता हूँ, आग, अपनी जान बचाओ। फिर यहाँ ज़्यादा गंध छोड़ने से बचने के लिए मैं अपनी फ्यूरी स्किल एक्टिवेट करता हूँ और पूरी रफ्तार से दौड़ता हूँ, जितनी जल्दी हो सके स्कूल की तरफ भागते हुए। स्कूल के पास मैं मुख्य सड़क पर वापस आ जाता हूँ, कैंपस में आराम से चलते हुए। मेरी बेहतरीन शारीरिक हालत और फ्यूरी के 3 गुना फुर्ती बूस्ट के कारण डेनिस के घर से स्कूल के पास तक भागने में सिर्फ 5 या 6 मिनट लगते हैं। हालांकि ये मेरे रोज के आने जाने से थोड़ा धीमा है, पर यह चलेगा। एक लगभग परफेक्ट एलिबाय। मुझे उम्मीद है कि पुलिस इस केस को जल्दी से एक चोरी का मामला मान लेगी। कुछ दिनों में जब मामला शांत हो जाएगा, मुझे अवेकेंड एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो में रजिस्टर कर लेना चाहिए। ब्लैकमेल होना दम घुटने से भी बुरा लगता है। मुझे भविष्य में और ज़्यादा सावधान रहना होगा। किसी को मुझे फिर से पकड़ने नहीं दे सकता। स्कूल पहुंचकर मैं एक शांत चेहरा बनाए रखता हूं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि बस 10 मिनट पहले मैंने किसी को मारा है। दोपहर में जब मैं लाइब्रेरी की शेल्फ्स ठीक कर लेता हूं, विवियन हमेशा की तरह बंद होने तक लाइब्रेरी में पढ़ती है, इसलिए मैं उसके साथ स्कूल से निकलता हूं। हम कल वाले चौराहे पर पहुंचते हैं। जब अलग होने का समय आता है, विवियन कहती है गुड बाय। जैसे ही वो मुड़ने वाली होती है, मैं उसके बैकपैक का स्ट्रैप पकड़ लेता हूँ। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ, पर मेरी आंखें ठंडी हैं। मैं आज तुम्हें घर छोड़ने जा रहा हूँ। विवियन को समझ नहीं आता कि मार्कस अचानक क्यों बदल गया है, इतना प्रोएक्टिव हो गया है। ज़रूरत नहीं है। बिना उसे विरोध करने दिए मैं उसका हाथ खींचता हूँ और उसके घर की तरफ चल पड़ता हूँ। विवियन तेवर चढ़ाती है और छूटने की कोशिश करती है, पर मुझे बहुत धीमी आवाज़ में कहते सुनती है, मैंने कल जेट को चेतावनी दी थी। उम्मीद नहीं थी कि वो आज फिर से पीछा करेगी। अब विवियन पूरी तरह से चौंक जाती है।
वो घबराकर पीछे देखती है पर कुछ नहीं दिखता। मेरा घर उस तरफ नहीं है, विवियन थोड़ा डरते हुए कहती है। मैं गलियों में इधर उधर घूमता हूँ, फिर उसकी तरफ मुड़कर मुस्कुराता हूँ। क्या तुम चाहती हो कि मैं किसी को तुम्हारे दरवाजे पर मारूं? विवियन की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उसे लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ, पर मेरी अभी की ठंडी नज़र उसे एहसास दिलाती है कि मैं शायद सीरियस हूँ। नहीं 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 मार्कस, क्या हमें जेड और उनसे बात नहीं करनी चाहिए? क्लासमेट्स को लड़ने मरने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये जेड पीछा कर रही होती तो मैं उसे बस 2 थप्पड़ मारकर भेज देता। ये जेड नहीं है तो फिर कौन है? मैं एक तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ पीछे देखता हूं और विवियन को आगे खींचता रहता हूं। वो भी पीछे देखती है। उसी पल उसे अचानक दिखता है कि जिस गली से वो अभी गुजरे हैं वहां से अचानक 7-8 अंधेरी परछाइयां निकलती हैं। परछाइयों के हाथ में उनके आकार से हथियार दिख रहे हैं, लोहे की रॉड और छोटे चाकू। विवियन तुरंत घबराहट में मेरी तरफ देखती है। वो शायद जेड के अंकल हैं। उसका अंकल इस इलाके का जाना माना गुंडा है। उसने पहले भी किसी को मारा है। उसका अंकल हमारा पीछा क्यों कर रहा है? मैं एक पल के लिए सोचता हूँ, हम दोनों को मारने के लिए। वो शायद पहले मुझे मारेंगे, फिर जान से मार देंगे। रही बात कि वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे, विवियन तुरंत अपने कॉलर को ढक लेती है। पर क्यों? हमें क्यों मारेंगे? तुमने सुना ना मैंने कल उससे क्या कहा था, उसके और ब्रैंडन के मामले की वजह से? ये ब्रैंडन आखिर है कौन? बस एक आम लड़का है, पर उसका अंकल अवेकेंड है, इसीलिए वो आजकल काफी आगे बढ़ रहा है। जेड ब्रैंडन के सहारे अमीर लड़के से शादी करके ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहती है। पर तुमने तो कहा था कि तुमने सेटअप कर दिया है। एक शेड्यूल्ड ईमेल का। मैं विवियन पर हल्का सा मुस्कुराता हूँ। मैंने उसे झूठ बोला था। इंटरनेट कैफे के पैसे महंगे होते हैं, मेरे पास वो पैसे कहाँ से आते? शायद उसे ये समझ आ गया होगा, इसीलिए उसने अपने अंकल को मुझसे निपटने के लिए भेजा है। विवियन पूरी तरह से हैरान है। वो उनके पीछे आ रहे लोगों पर एक नज़र डालती है और निराशा से कहती है, तो हम यहाँ मरने वाले हैं। तुम्हें इसमें शामिल करना मेरी गलती है, इसीलिए मैं इसे संभाल लूँगा। मेरी मुस्कान में थोड़ी आक्रामकता और खतरा है। तुम राज रख सकती हो। हाँ, विवियन को समझ नहीं आता कि मार्कस का क्या मतलब है, पर फिर भी हाँ में सर हिलाती है। कुछ ही सेकंड्स में 5 या 6 हट्टे कट्टे आदमी चाकू और डंडों के साथ उन्हें पकड़ लेते हैं। आगे वाला आदमी जो टाटू से भरा है मुझे देखता है और मुस्कुराता है। भाग, क्यों नहीं भागते? रुक क्यों गए? लगा था तुम भागने में अच्छे हो। मैं तिरस्कार से कहता हूँ, मंजिल पर पहुँच गया हूँ तो और क्यों भागूंगा? मंजिल? कौन सी मंजिल? गुंडे आसपास देखते हैं और पाते हैं कि ये एक सुनसान पुरानी लकड़ी की हवेली है। टाटू वाला आदमी पूछता है, इस जगह में क्या खास है? ये जगह बहुत खास है, खासकर मारने के लिए अच्छी है। आदमी पहले चौंक जाते हैं, फिर उनके चेहरों पर मजाक उड़ाने वाली मुस्कान आ जाती है। पागल हो क्या? पहली बार देखा है कि मरने वाला इंसान अपनी दफनाने की जगह खुद चुन रहा है। पर इस पल मैं एक धुंधली परछाई बन जाता हूँ। एक आदमी के सीने पर लात मारता हूँ। किसी को नहीं दिखता कि क्या हुआ, उन्हें सिर्फ अपने साथी को अचानक दूर उड़ते हुए दिखता है। वो घबराकर पीछे देखते हैं और देखते हैं कि उस आदमी का सीना एक फूटी हुई गेंद की तरह अंदर धंस गया है। मरने से पहले उसके चेहरे पर हैरानी और डर है। अंधेरा माहौल उसके चेहरे को धुंधला कर देता है, जिससे सबको एक अजीब सा डर महसूस होता है। अपने साथी की हालत देखकर उन्हें तुरंत एहसास हो जाता है कि मार्कस अवेकेंड है। ये कैसे हो सकता है? पेंगुइन एकेडमी जैसे कचरा स्कूल में एक अवेकेंड छात्रा कैसे हो सकता है? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, मैं एक और मुक्का मारता हूँ, एक आदमी के गले पर टोप के गोले की तरह। आदमी पीछे गिरता है, पर उसका सिर जैसे किसी कठपुतली की डोरी कट गई हो, कई मीटर दूर उड़ता है, ठीक विवियन के सामने आकर गिरता है। वो चिल्लाती है और कई कदम पीछे कूद जाती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि विवेन की चीख उतनी डरी हुई नहीं थी। मैं इस अजीब बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। बाकी बचे आदमियों को देखते हुए टाटू वाले आदमी की आंखों की पतलियां कांपती हैं। उसके सिर से ठंडा पसीना बहता है। वो जैसे बेजान सा खड़ा हो जाता है। टाटू वाले आदमी के अलावा बचे 2 लोग तुरंत घुटने टेक देते हैं। कृपया हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें पता नहीं था, हमें एक मौका दो। ये सब विंस क्रूज ने हमसे करवाया था, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं उन्हें पूरी तरह अनदेखा करता हूँ। दोनों आदमियों के जबड़े पर लात मारता हूँ। वो पीछे उड़ते हैं, उनके सिर पहली 2 थप्पड़ों के साथ जमीन से टकराते हैं, एक साथ दूसरी दुनिया के लिए निकल जाते हैं। सिर्फ कांपता हुआ बेजुबान टाटू वाला आदमी बचता है। मैं उसके कंधे पर थपथपाता हूँ और दिलचस्पी से कहता हूँ, तुम मेरे और जेट के बारे में जानते हो, है ना? मैं तुम्हें अंकल बुला सकता था।
किस्मत खराब है। विंस तुरंत समझ जाता है, एक अजीब चापलूसी वाली मुस्कान जबरदस्ती लाते हुए। अभी भी मौका है, देर नहीं हुई, हम परिवार बन सकते हैं। जेट अभी बच्ची है, मैं घर जाकर उसे सबक सिखाऊंगा। मैं पक्का करूंगा कि मैं एक लाचार की तरह आ भरता हूं। जो हो गया सो हो गया। क्यों? एक अवेकेंड मेरे जैसे के लिए गिड़गिड़ाएगा? तुमने नहीं कहा था कि जेड तुम्हारे परिवार की उम्मीद है? विंस खालीपन से सिर हिलाता है, ये समझे बिना कि मार्कस का क्या मतलब है। मेरे रहते हुए तुम्हारे परिवार की कोई उम्मीद नहीं है, पर मैं तुम्हें एक रास्ता दिखा सकता हूँ। कृपया हमें बताओ, हम वही करेंगे जो आप कहोगे। अपने परिवार को दूसरी दुनिया में फिर से बनाओ। मैं विंस के चेहरे पर एक थप्पड़ मारता हूँ। उसका सिर पूरा 360 घूम जाता है, फिर वो साइड में गिर जाता है। चिंता मत करो, तुम रास्ते में अकेले नहीं होगे। थोड़ी देर में जब मैं फ्री हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को नीचे भेज दूंगा। तुमसे मिलने के लिए। सबको निपटने के बाद मैं चैन की सांस लेता हूं। मैंने फिर से किसी को मार दिया। ये कितने हैं याद नहीं, फर्क नहीं पड़ता। मैं आंगन के किनारे खड़ी विवियन को देखता हूं और उसके पास जाता हूं। विवियन पूरी तरह से कांपती है और घबरा कर पूछती है, तुम सच में एक अवेकेंड हो? तो क्या तुमने इन लाशों को ठिकाने लगाने के बारे में सोच लिया है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि विवियन ये पूछेगी। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें भी मार दूंगा? विवियन को भी शायद उम्मीद नहीं थी कि मार्कस ये पूछेगा, उसकी तरफ थोड़ी उलझन से देखते हुए। तुम मुझे क्यों मारोगे? क्योंकि तुमने मुझे मारते हुए देखा है। पर विवियन मासूम दिखती है। अगर तुम मुझे मारना चाहते तो तुम मुझे अकेले घर जाने दे सकते थे। वो ये काम करते थे। इतनी तकलीफ क्यों उठाई? मैं सिर हिलाता हूं। तुम काफी होशियार हो। पहली बार देखा है किसी को कत्ल देखने के बाद इतना शांत रहते हुए। मैं लाशों को कुएं में फेंक देता हूं, उनके नीचे टकराने की थप थप की आवाज सुनते हुए। शक से बचने के लिए मैं उनके जेब से पैसे भी नहीं निकालता। ये एक सूखा कुआं है। मैं एक पत्थर हटाकर उसे ढक देता हूं। इससे काम हो जाना चाहिए। वैसे भी यहाँ कोई नहीं आता, चलो चलते हैं। पर विवियन कहती है कि इससे हमारी गंध यहाँ रह जाएगी। अगर पुलिस जांच करेगी तो वो हमारा पता लगा सकती है। तुम क्या करोगे? इसे जला दो। ये जगह सुनसान है, इसलिए कोई इस पर ध्यान नहीं देता। अगर तुम इसे जलाओगे तो क्या इससे और ध्यान नहीं आएगा? गंध हटाने के लिए जलाना ज़रूरी नहीं है। कैफेटेरिया के खाने में तेज़ गंध होती है। तुम कैफेटेरिया का खाना यहाँ और कुएं में बिखरा सकते हो। थोड़ी देर में ये हमारी गंध को अपने आप ढक लेगा। मैं सिर हिलाता हूँ, फिर उसकी तरफ उलझन से देखता हूँ। तुम्हें ये सब चीजें कैसे पता है? मुझे पढ़ना पसंद है। मैंने ये किताबों में पढ़ा है। किताबों में इस तरह की चीजें होती हैं। तुम कौन सी किताबें पढ़ती हो? अपराध करने के 100 तरीके बिना पकड़े जाए। मैं इस नाजुक सी लड़की पर एक नई नजर डालता हूं, जिसका सर सिर्फ मेरी ठुड्डी तक पहुंचता है। हैरान हूं कि चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं है। घर पहुंचकर विवियन खुद को शांत करने के लिए कई गहरी सांसें लेती है, फिर मुड़ती है और दरवाजा खोलती है। दादी, मैं घर आ गई। जैसे ही वो बोलती है, अंदर मोमबत्तियां जल उठती हैं। पर दादी बूढ़ी हैं। हर रोज स्कूल से उसके घर आने से पहले वो मोमबत्तियों के पास बैठी इंतजार करती हैं। फिर जब वो आती है तो उन्हें जलाती हैं। तुम आ गई? आज इतनी देर क्यों हो गई? हाँ, मैं आ गई। मुझे कुछ काम आ गया था, इसलिए देर हो गई। विवियन किचन में जाती है और आज का कैफेटेरिया का खाना एक बर्तन में डालती है, अलग अलग आवाजें करते हुए। विवियन को किचन में व्यस्त सुनकर उसकी दादी की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। उनका चेहरा कड़वा हो जाता है। उस पर किसी और की गंध है और खून की हल्की सी महक। क्या वो फिर से किसी के साथ मारने गई थी? अगली दोपहर मैं इंटरनेट कैफे वापस जाता हूँ। मुझे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से पहले अपनी अवेकेंड पहचान रजिस्टर करवानी होगी, ताकि मैं अवेकेंड यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकूँ। मैं फ्रैंक वॉन्ग को ढूंढता हूँ और सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मैं एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो में एक फर्जी सीक्वेंस रजिस्टर करवाना चाहता हूँ। मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये सुनने के बाद फ्रैंक तुरंत अपनी नज़र हटा लेता है। तुम मुझसे पूछ रहे हो? मुझे कैसे पता होगा? मैं तो एक आम आदमी हूँ। मैं ब्यूरो के साथ तुम्हारे मामले में कैसे दखल दे सकता हूँ? मैं एक कुर्सी पर बैठता हूँ और अपनी टांगें क्रॉस करता हूँ। तुम्हें क्या लगता है वो चांदी का सिक्का आसानी से मिल गया था? फ्रैंक की चिंतित तिवारियां सिकुड़ जाती हैं। वो एक पल के लिए सोचता है, फिर अपने दांत पीस लेता है। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा, पर तुम बिल्कुल किसी को नहीं बताओगे। मैंने सुना है ब्यूरो के पास सीक्वेंसेस का पता लगाने के तरीके हैं।
इसलिए अगर तुम एक फर्जी से रजिस्टर करवाना चाहते हो तो तुम सीधे नहीं जा सकते, तुम्हें किसी की मदद लेनी होगी। किसी की मदद लेनी होगी? किसको? मेरा दिल एक बार के लिए धड़क जाता है। अवेकेंड एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो के अंदर कोई धोखाधड़ी में मदद करने की हिम्मत करता है? फ्रैंक फिर से हिचकिचाता है, फिर कहता है, मुझे नहीं पता किसकी मदद लेनी है, पर मुझे मोटा मोटा पता है कि ब्यूरो के इनसाइडर्स के बारे में किससे पूछना है? वो गोरी पुलिस ऑफिसर डिटेक्टिव राइली मॉर्गन। 3 साल पहले वो यहाँ आई थी और मुझसे एक हिडन एड्रेस वाला कंप्यूटर सेटअप करवाया था। उसने उस पर किसी से अनजान रूप से ठीक इस बारे में बात की थी। वो चाहती थी कि वो इंसान उसकी पहचान फर्जी बनाने में उसकी मदद करे। ठीक है, मैं समझ गया, शुक्रिया, पर मुझे एक और मदद चाहिए। अगली सुबह एक एक करके पुलिस स्टेशन में ऑफिसर्स आते हैं। राइली भी उनमें से है। राइली, लगता है तुम्हारे एक लकर है। राइली लिफाफा लेती है और टेढ़ी मेढ़ी लिखावट को देखती है, थोड़ी उलझन में। ये कब आया? पता नहीं। शायद कल रात, शायद आज सुबह, शायद किसी बच्चे की शरारत है। राइली मुस्कुराती है, लिफाफा खोलती है और उस पर एक नज़र डालती है। उसकी मुस्कान तुरंत जम जाती है। शाम के 7 बजे एक सुनसान गली में राइली थकी हुई परछाई में खड़े नकाबपोश शख्स को देखती है। तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहती हूं कि तुम मुझे उससे मिलाओ जिसने तुम्हारी सीक्वेंस फर्जी बनाई है। राइली की आंखों की पुतलियां अचानक फैल जाती हैं, पर तभी वो नकाबपोश शख्स को बोलते सुनती है। मैं तुम्हें सलाह देती हूं, अपना दाहिना हाथ अपने कोट के नीचे रखी बंदूक से हटा लो। एक बार बंदूक चली तो तुम मुझे नहीं मार पाओगी और पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं होगा। राइली जम जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इंसान उसकी हरकत को देख लेगा। इतनी तेज समझ, पर उसका हाथ अभी भी बंदूक पर है। तुम बहुत आत्मविश्वासी हो, पर मुझे नहीं लगता कि तुम एक गोली से तेज हो। अपनी कोशिश बेकार मत करो। आने से पहले मैंने पुलिस स्टेशन को एक स्केड्यूल्ड मास ईमेल सेटअप कर दिया था। कल सुबह पुलिस स्टेशन में सबको पता चल जाएगा कि तुम्हारी सीक्वेंस फर्जी है। अगर मैं आज रात ईमेल की देरी को एडजस्ट करने के लिए वापस नहीं आ पाई तो तुम कल पकड़ी जाओगी। इसीलिए भले ही तुम मुझे मार दो, कोई फायदा नहीं है। क्या? राइली जम जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस नकाबपोश इंसान के पास बैकअप प्लान है। अब वो सच में घबरा जाती है। वैसे भी तुम मुझे मार नहीं सकती। जबकि राइली हैरान है, मैं फ्यूरी एक्टिवेट करता हूँ जमीन से उछलते हुए। जब मैं रुकता हूँ, राइली की बंदूक पहले से ही मेरे हाथ में है। मैंने इतनी देर तक बात की और तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। सच साबित करना पड़ा। राइली की आंखें तुरंत डर से भर जाती हैं। मैं उस इंसान को नहीं जानती जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। एक और दोस्त ने मुझे बताया कि वो मेरी सीक्वेंस रजिस्टर करने में मेरी मदद कर सकते हैं। मैं बस इतना जानती हूँ कि वो इंसान आइशिको वर्चुअल चैट रूम का रेगुलर यूज़र है। अगर तुम उन्हें ढूंढना चाहते हो तो चैट रूम में 8 बार एंटर करो और वो इंसान तुमसे संपर्क करेगा। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। क्या तुम मुझे मेरी बंदूक वापस दे सकती हो? मैं राइली के शब्दों को अपने दिमाग में दोहराता हूँ, उसकी तरफ देखता हूँ और सिर हिलाता हूँ। अपनी बंदूक वापस लेना एक अलग कीमत है। मुझे अपनी असली सीक्वेंस बताओ। सपने मत देखो। राइली गुस्से से कांपती है, मारने का इरादा निकालती है। मैं पुलिस ऑफिसर बनने के लिए कितनी मेहनत की। तुम जानते हो मैंने कितना कुछ झेला है। तुम बेरहम शैतान, क्या तुम मुझे बर्बाद करके ही शांत होगे? चाहे राइली कितना भी गुस्सा करे और शिकायत करे, मैं बस ठंडे से अपना सवाल दोहराता हूं। राइली की आंखें उसके गुस्से से पहले से ही लाल हो चुकी हैं। एक आखिरी आंसू उसके गाल से फिसलता है। रेवेलर, मेरी सीक्वेंस रेवेलर है। बोलने के बाद वो एक निराशा भरी मुस्कान दिखाती है, उसकी आत्मा जैसे चूस ली गई हो। मैं समझता हूं कि राइली ने अपनी पहचान छुपाने का फैसला क्यों किया। रेवेलर सबसे ज्यादा अपनी लेवल 1 स्किल यूफोरिया डोमेन के लिए मशहूर है, और यूफोरिया डोमेन ना सिर्फ इंसानों पर बल्कि देवताओं पर भी काम करता है। इसलिए रेवेलर अवेकेंड के सिर्फ 2 ही अंजाम होते हैं: सैंक्चुरी के ऊपर वर्ग के लोगों के लिए खिलौने बनना, या सैंक्चुरी के बाहर देवताओं का शिकार करने के लिए चारा बनना। दोनों ही विकल्पों का मतलब अनंत दुख है। इसलिए रेवेलर अवेकेंड सिर्फ अपनी पहचान छुपाकर आम लोगों की तरह जी सकते हैं। एक बार पकड़े जाने पर वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होता। पर मैं वहीं नहीं रुकता। अभी सड़क पर कोई नहीं है। मुझ पर यूफोरिया डोमेन इस्तेमाल करो। क्या तुम्हें मुझे हद तक धकेलना ही है? मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। तुम्हें और क्या चाहिए? राइली जोर जोर से रोती है, पर मैं बेभाव रहता हूँ। यूफोरिया डोमेन इस्तेमाल करो।
मुझे पक्का करना होगा कि तुम सच में एक रेवलर हो, वरना मैं बंदूक लेकर चला जाऊंगा। ठीक है, तुम जीत गई। राइली अपने आंसू पोंछती है और अपने बिखरे हुए सुनहरे बालों को ठीक करती है। मैं रेवलर नहीं हूँ, तुमने कैसे पता लगाया? क्या मेरा रोना कन्विंसिंग नहीं था? मेरी सीक्वेंस कोलोसस है। बोलते हुए वो अपना हाथ दिखाती है। मुझे नहीं पता वो क्या करती है, पर उसकी हथेली तुरंत फूल जाती है, कवच से ढक जाती है, फिर वो वापस सामान्य हो जाती है। अब क्या तुम मुझे मेरी बंदूक वापस दे सकती हो? 10 मिनट इंतजार करो, फिर कोलोसिस का दोबारा इस्तेमाल करो। मुझे पक्का करना है कि तुम एक असली कोलोसिस सीक्वेंस हो और ना कि सिर्फ एक फेसलेस जो कोलोसिस स्किल की नकल कर रही हो। अगर मुझे सही याद है, फेसलेस एक ही स्किल की लगातार नकल नहीं कर सकती। राइली की थोड़ी शांत मुस्कान तुरंत गायब हो जाती है। तुम सच में बहुत जिद्दी हो। तुम सही हो, मैं एक फेसलेस हूं। मैं सिर हिलाता हूं। आखिरकार उसके मुंह से निकलवा ही लिया। लगभग मुझे बेवकूफ बना ही दिया था। तुम होशियार हो, पर सावधान रहना। विक्टर के हाथों मत पड़ना, वरना मैं भी फंस जाऊंगा। राइली के तरीके से मैं सफलतापूर्वक एजेंट से संपर्क कर लेता हूं। जैसे ही मैं जाने वाला होता हूं, फ्रैंक की चीख अचानक बाहर से आती है। ऑफिसर, इतनी रात हो गई है, मेरा कैफे बंद होने वाला है, आप यहां फिर से क्यों आए हैं? पुलिस यहां रेड के लिए आई है। फ्रैंक मुझे जोर से अलर्ट करता है। मैं तुरंत समझ जाता हूं और जल्दी से ब्राउजर हिस्ट्री साफ कर देता हूं। पर इससे पहले कि मैं कोई बहाना सोच पाऊं, स्टोरेज रूम का दरवाजा खुलता है और वो फ्रैंक नहीं, बल्कि एक सिल्वर बालों वाला बुजुर्ग प्लेन कपड़ों में स्कार्फ पहने और सिगार पीता हुआ है। जल्द ही कई और लोग अंदर आते हैं, सब पुलिस की वर्दी में हैं। डिटेक्टिव विक्टर, वो यहाँ क्यों हैं? विक्टर वही डिटेक्टिव नहीं है जिसकी राइली ने मुझे चेतावनी दी थी। इतनी रात को कैफे रेड करने वाला डिटेक्टिव। क्या ये गली में मिली 3 लाशों, चोरी हुए दिव्य अंशों या दोनों के बारे में है? हिलो मत। विक्टर उसे जवाब नहीं देता, पर मुझे ही आदेश देता है। मैं आज्ञाकारी रूप से अपने हाथ माउस और कीबोर्ड से हटा लेता हूँ। डेस्कटॉप छोड़कर जिस पर कोई एक्टिव प्रोसेस नहीं है, विक्टर कंप्यूटर को देखता है, साफ की हुई हिस्ट्री देखता है और मेरी तरफ उसकी नज़र तुरंत तेज हो जाती है। फ्रैंक वोंग से तुम्हारा क्या रिश्ता है? हम दोस्त हैं, मैं हिचकिचाते हुए जवाब देता हूँ, बहुत दोषी दिखते हुए। विक्टर अपने सिगार का एक और कश लेता है और तिरस्कार से धुआं छोड़ता है। किस तरह के दोस्त? मैं फ्रैंक की तरफ दोषी नज़र से देखता हूँ। वो हमारी मुलाकात के बाद मुझे पैसे देता है। मुलाकात के बाद पैसे देता है? मेरे शब्द सुनने के बाद सब लोग जम जाते हैं, यहाँ तक कि विक्टर की नज़र भी रुक जाती है। वो सब तुरंत देखते हैं। फ्रैंक भी जैसे बिजली के झटके से हैरान हो जाता है, एक बेजान जिस्म बनकर। क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? आसपास देखते हुए वो देखता है कि विक्टर और दूसरे पुलिस वाले सब उसे ठंडी नज़र से घूर रहे हैं। तुरंत ही मासूमियत और गुस्से से भर जाता है। उसका चेहरा हरा हो जाता है। उसकी बात पर विश्वास मत करो, वो तो बस एक गरीब बच्चा है। मैं उससे क्या चाहूंगा? ये बदनामी है, बिल्कुल बकवास। मैं अंदर से थोड़ा शांत हो जाता हूँ। फ्रैंक सच में एक चालाक आदमी है। वो तुरंत मेरा इरादा समझ जाता है। फ्रैंक जितना ज्यादा सफाई देने की कोशिश करता है, उतना ही सबको मेरी कहानी पर विश्वास होता है। सभी पुलिस वाले मेरे अनुभव के लिए सहानुभूति व्यक्त करते हैं और फ्रैंक की हरकतों की निंदा करते हैं। विक्टर अपना सिगरेट एक पानी के ग्लास में बुझा देता है और अपना हाथ डेस्क से उठाता है। जाओ, घर जाकर आराम करो। इसके साथ ही विक्टर स्टोरेज रूम से निकल जाता है और दूसरे पुलिस वाले उसके पीछे पीछे जाते हैं। जैसा कि तय हुआ था, मैं एजेंट के जरिए एक सीक्वेंस रजिस्टर करवाता हूँ। ये साबित करता है कि मेरी सीक्वेंस अब रजिस्टर्ड है। तो मेरे प्यारे प्रिंसिपल को पहले से ही पता होना चाहिए कि मैं जागृत हो गया हूँ। अगर ऐसा है तो कल मैं जो चाहे कर सकता हूँ। अगले दिन मैं पूरे उत्साह से स्कूल पहुंचता हूं। आज प्रिंसिपल एक बार फिर स्कूल के एंट्रेंस पर हैं, लेकिन जांच के लिए नहीं। मैं आगे बढ़ता हूं और स्कूल के एंट्रेंस पर लाल बैनर देखता हूं, जिसमें हमारे सीनियर मार्कस केन के अवेकेंड बनने का गर्माजोशी से स्वागत किया जा रहा है। प्रिंसिपल ब्यूरो द्वारा दी गई फोटो को ध्यान से देखते हैं, फिर मुझे देखते हैं और तुरंत अपने सामने खड़े स्टूडेंट को पिनग्वान एकेडमी के गौरव के रूप में पहचान लेते हैं। मार्कस केन, मार्कस तुम यहाँ हो। बधाई हो, तुमने सफलतापूर्वक अपनी सीक्वेंस एबिलिटी को जागृत कर लिया है। आसपास के स्टूडेंट्स हैरानी से चिल्ला उठते हैं। वो मार्कस केन है। लगता है वो अच्छे परिवार से नहीं है। चुप रहो, वो एक अवेकेंड है। अगर वो जागृत हो सकता है तो क्या मेरे पास भी मौका है? प्रिंसिपल दोनों हाथ बढ़ाकर मुझसे हाथ मिलाना चाहते हैं, लेकिन मैंने एक हाथ में लंच बॉक्स पकड़ा हुआ है और दूसरा अपनी जेब में रखा है। उसे ये इज्जत नहीं दे रहा हूं।
प्रिंसिपल का चेहरा जम जाता है। उन्हें महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि क्यों, इसीलिए वो अजीब तरह से मुस्कुराते हैं। मार्कस, तुम प्रिंसिपल के ऑफिस में एक बातचीत के लिए क्यों नहीं आते? उनके पास खड़ा एक टीचर झुककर और हाथ जोड़कर कहता है। हाँ मार्कस, हमने तुम्हारी सीक्वेंस अवेकनिंग का जश्न मनाने के लिए कुछ तोहफे तैयार किए हैं। मैं अपना सिर घुमाता हूँ और देखता हूँ कि ये वो ग्रेट डायरेक्टर है जिसने मुझे उस दिन परेशान किया था। मैं ठंडे से पूछता हूँ, क्या तुम मुझे याद करते हो? वो रुक जाता है, बहुत देर तक सोचता है। उसे नहीं पता कि उसने मुझसे कब बात की थी, और आखिर में पूछता है, क्या तुम मेरे स्टूडेंट हो? मैं अपना सिर हिलाता हूँ। याद नहीं, वैसे भी ये छोटी सी बात है, सत्ता में बैठे किसी को ये कैसे याद रहेगा? पर मुझे अभी भी गुस्सा आ रहा है। इसके साथ ही मैं अपना लंच बॉक्स घुमाता हूं और ग्रेट डायरेक्टर के चेहरे पर दे मारता हूं। टीचर 2 या 3 मीटर दूर जा गिरता है, जोर से जमीन पर। मैं बिगड़े हुए लंच बॉक्स को देखता हूं और आराम से उसे प्रिंसिपल की बाहों में फेंक देता हूं। मेरे लिए एक नया ले आओ। इसके साथ ही सबकी हैरान नज़रों के बीच मैं कैंपस के अंदर चला जाता हूं। प्रिंसिपल चैन, मैं यहाँ हूं। प्रिंसिपल की आंखों में पहले कुछ निराशा दिखती है, फिर तुरंत अपनी जानी मानी मुस्कान लगा लेते हैं। ओह नौजवान मार्कस, तुम यहाँ कैसे? क्या मुझे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद अवेकेंड एग्जाम नहीं देना है? पर मुझे अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए मैं आपके ऑफिस में डेस्कटॉप कंप्यूटर इस्तेमाल करना चाहूँगा। आपका क्या कहना है? ये सुनकर प्रिंसिपल चैन रुक जाते हैं, समझ नहीं पाते कि क्या जवाब दें। पर मैं बिना किसी हिचकिचाहट के प्रिंसिपल चैन के बगल में बैठ जाता हूँ। प्रिंसिपल चैन, हमारे स्कूल की नैतिक शिक्षा सालों से कमज़ोर रही है, जिससे मेरा गुस्सा बढ़ गया है। आप नहीं चाहेंगे कि मैं ग्रेजुएशन से पहले और परेशानी खड़ी करूं, है ना? रिचर्ड चैन कुछ कहना चाहते हैं, पर मेरे कानून तोड़ रवैये को देखकर बात निगल जाते हैं। इस्तेमाल करो, लेकिन सिर्फ ब्राउजिंग के लिए, और कुछ नहीं। ठीक है, मैं कुशलता से अवेकेंड एजुकेशन फोरम खोलता हूं और एग्जाम से संबंधित जानकारी ढूंढता हूं। रिचर्ड चैन आह भरते हैं, मुड़ते हैं और शांत जगह ढूंढने के लिए प्रिंसिपल के ऑफिस से निकल जाते हैं। मैं एक पिन किए हुए थ्रेड पर क्लिक करता हूं, अवेकेंड कॉलेज एग्जाम गाइड। अवेकेंड आम कॉलेज एग्जाम नहीं देते, उनके अलग मूल्यांकन होते हैं। एक विशेष छूट, देवताओं का शिकार करने का रिकॉर्ड होना। देवताओं के शिकार के पॉइंट्स एग्जाम के अंकों की जगह ले सकते हैं और आपके रेज्यूमे के साथ जमा किए जा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज के पास ये विकल्प है। अपने गॉडफॉल पाथ की अद्भुत युद्ध क्षमता के बारे में सोचकर मेरा खून खौल उठता है। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास सबसे अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश का मौका है? तभी कंप्यूटर अचानक बीप करता है। रिचर्ड चैन जाते वक्त अपना ईमेल बंद करना भूल गए थे। जिज्ञासा मुझे डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करने के लिए मजबूर करती है। ये टिंकिंग नाम के किसी शख्स का संदेश है। रिचर्ड, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। आज रात मेरा साथ दो। साथ में एक अश्लील वीडियो है। एक निंदा भरी नज़र से मैं पूरा वीडियो देखता हूं, फिर उसे बंद करके वीडियो डाउनलोड कर लेता हूं। पर जब मैं डाउनलोड फोल्डर खोलता हूं तो मैं जम जाता हूं। इतने सारे हैं। क्या ये रिचर्ड चैन सिर्फ एक आम प्रिंसिपल हैं? ये सोचते हुए मैं तुरंत अवेकेंड इन्फॉर्मेशन सेक्शन खोलता हूं और रिचर्ड चैन टाइप करता हूं। जैसा कि सोचा था, इस दुनिया में विपरीत लिंग के बीच लोकप्रिय होने का सिर्फ एक ही कारण है, अवेकेंड होना। रिचर्ड चैन भी एक अवेकेंड हैं, पर वो इतने सालों से प्रिंसिपल हैं और अनुमान है कि किसी भी छात्र को ये नहीं पता। जब मैं रिचर्ड चैन की प्रोफाइल पर क्लिक करता हूं तो मेरी नज़र तुरंत पहली 2 पंक्तियों पर जाती है। रिचर्ड चैन, सीक्वेंस, स्पिरिट स्पीकर, एरिया 14,121 में लापरवाही के कारण उसने दर्जनों मौतों का कारण बना और उसे शिक्षा ब्यूरो से स्थानांतरित कर दिया गया। अब वो पिंगवान एकेडमी में प्रिंसिपल के रूप में सेवा कर रहा है। प्रिंसिपल चैन ने दर्जनों लोगों को मारा और फिर भी उसे प्रिंसिपल नियुक्त किया गया। उसके पास किस तरह का बेरहम बैकग्राउंड और शक्तिशाली संपर्क हैं? अचानक मार्कस को एहसास होता है कि उसने अभी-अभी प्रिंसिपल से बहुत ऊंची आवाज में बात की, एक अधिकारी के प्रति अपर्याप्त सम्मान दिखाया। जो भी हो, अब से इस जगह से बचना ही बेहतर है। फ्रैंक के यहाँ नरम निशानों को परेशान करना ही ठीक है, प्रिंसिपल से उलझना ठीक नहीं है। मार्कस अपनी जगह से उठता है। दरवाजे तक पहुंचने से पहले उसे प्रिंसिपल चैन की आवाज़ सुनाई देती है, जबकि तुमने पहले ही देख लिया है तो अभी मत जाओ, बैठो और चलो बात करते हैं। उसी समय मार्कस को पता चलता है कि उसका शरीर अचानक नियंत्रण खो देता है।
उसके पैर जमीन से चिपक जाते हैं, 1 इंच भी हिल नहीं पाते। मार्कस, वापस आओ और बैठ जाओ। मार्कस मुड़ता है। एक रंग बिरंगा मुखौटा अचानक प्रिंसिपल चेन के चेहरे पर आ जाता है। प्रिंसिपल ने उस पर सीक्वेंस एबिलिटीज इस्तेमाल करने की हिम्मत की। मैं तुम्हारी देवताओं का शिकार करने और विश्वविद्यालय प्रवेश में मदद कर सकता हूँ। सच कहूँ तो मैं एक समय एक विश्वविद्यालय में उपाध्यक्ष था। झूठे आरोप लगने के बाद मुझे इस भगवान द्वारा त्यक्त स्थान पर प्रिंसिपल के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया। तो जैसा कि मैंने कहा, मेरी सीक्वेंस एबिलिटी तुम्हें देवताओं का शिकार करने में मदद कर सकती है। मेरा पिछला अनुभव तुम्हें विश्वविद्यालय में प्रवेश दिलाने में मदद कर सकता है। बदले में मैं चाहता हूं कि तुम मेरा नाम साफ करने में मेरी मदद करो। इस झूठे आरोप के कारण मैंने अपना दर्जा, अपना शक्ति और मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे चीजें ठीक करने में मदद कर सकते हो। चीजें ठीक करने? मार्कस अपने आप पर विश्वास न करते हुए इशारा करता है। एक छात्र जिसने अभी अभी सीक्वेंस एबिलिटीज जागृत की हैं। हालांकि थोड़ा घमंडी है, पर वो अभी भी अपनी सीमाएं जानता है। प्रिंसिपल चेन बहुत देर तक सोचते हैं, फिर आखिर में आह भरते हैं। तुम्हारी बात में दम है। एक सौदा जहां लाभ जोखिम से मेल नहीं खाता, वो विफल होना ही है। चलो तरीका बदलते हैं। मैं पहले तुम्हें कुछ देवताओं के शिकार के काम पूरे करने में मदद करूंगा और तुम्हारे विश्वविद्यालय प्रवेश के लिए जितना हो सके उतना समर्थन भी दूंगा। अगर तुम अभी भी चाहते हो कि मैं अपना नाम साफ करूं, तो मुझे डर है कि मैं मदद नहीं कर सकता। नहीं, वो लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी है। रोम एक दिन में नहीं बना था। तुमसे एक बार में सब कुछ करने की उम्मीद करना यथार्थवादी नहीं है। बस पहले मेरी एक चीज में मदद करो। फेसलेस सीक्वेंस वाले किसी को ढूंढो। प्रिंसिपल चेन की मांग सुनकर मार्कस जम जाता है। क्यों? जिस वजह से वो मुझे कत्ल का दोषी ठहरा सके, वो ये था कि किसी ने घटनास्थल पर एक स्पिरिट स्पीकर मुखौटा पहने हुए एक अवेकंट को देखा था, और मैं उस इलाके में एकमात्र पंजीकृत स्पिरिट स्पीकर सीक्वेंस था। वाला अवेकेंट था, इसलिए मुझे शक है कि फेसलेस सीक्वेंस वाले किसी ने मेरी शक्ल की नकल की और मुझे फंसाया। मार्कस बिना कोई प्रतिबद्धता किए सुनता है। ये काम पूरा करना उसके लिए आसान है। डिटेक्टिव राइली मॉर्गन, वो गोरी पुलिस वाली, के पास फेसलेस सीक्वेंस है। प्रिंसिपल चेन, मैं आपकी बात मान सकता हूं, पर क्या ये इंसान सच में आपकी मदद कर सकता है, इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता। अच्छा, तय हो गया। तो तुम मुझे फेसलेस सीक्वेंस वाले किसी को ढूंढो और बाकी मुझ पर छोड़ दो। मुझे 90% यकीन है कि एक फेसलेस जिसने अपनी असली सीक्वेंस का खुलासा नहीं किया है, उसके पीछे एक संगठन है। तो चलो देवताओं के शिकार के मामले पर चर्चा शुरू करते हैं। प्रिंसिपल चेन, मैं जानना चाहता हूं कि देवता शिकार दल कैसे चुने। मैं गठबंधन परिषद के नियमों को देखता हूं। अगर मेरे जैसा अनाथ सैंक्चुरी के बाहर मर जाता है, तो मौत का लाभ दल को जाता है। मुझे एक भ्रष्ट टीम चुनने से डर लगता है जो मुझे मार सकती है। प्रिंसिपल चेन हल्का सा मुस्कुराते हैं। सबसे अच्छा समाधान एक आदमी वाला दल बनाना है। साथ ही अकेले जाने से तुम्हारे पॉइंट्स 2 गुने हो जाते हैं। मैं तुम्हारे गारंटर के रूप में सेवा करूंगा और तुम्हारे साथ आऊंगा। अगले दिन मार्कस सूट पहनता है, अपना बैकपैक कंधे पर डालता है और प्रिंसिपल चेन के साथ अकेडमी से निकल जाता है। अभी अकेडमी के टीचर्स और स्टूडेंट्स को पता चलता है कि प्रिंसिपल चेन सच में एक अवेकंड है। 1 घंटे बाद जैसे ही भारी मेटल का गेट धीरे धीरे खुलता है, मार्कस पहली बार सैंक्चुरी के बाहर की दुनिया का सामना करता है। प्रिंसिपल चेन, मेरे पीछे आओ। मार्कस सबसे कम लोगों वाला दिशा चुनता है और चलना शुरू करता है। प्रिंसिपल चेन रुकते हैं पर सवाल नहीं करते। वो काफी दूर तक पीछे पीछे आते हैं। मार्कस आसपास का जायजा लेता है। अब सच में आसपास कोई नहीं है, इतना दूर काफी होना चाहिए। वो अपने बैकपैक से एक काली कांच की बोतल निकालता है और ढक्कन खोलता है। ये दिव्य आकर्षण पाउडर है जो उसे अपने सामान के साथ फ्रंट डेस्क से मिला था। इसका छोटे देवताओं पर तेज आकर्षण होता है। आधा घंटे से ज्यादा इंतजार करने के बाद उसे आखिरकार एक हुलचल सुनाई देती है। तैयार हो जाओ, 10 सेकंड में आ रहा है। इस याद दिलाने के बाद प्रिंसिपल चेन चुपचाप पीछे हट जाते हैं। मार्कस से दूरी बनाए रखते हैं ताकि दूसरे ये दावा ना करें कि मार्कस अकेले लड़ाई की शर्त पूरी नहीं करता। अचानक एक आदमी के आधे कद का काला साया उछलकर सीधा मार्कस पर झपट पड़ता है। जैसे ही वो हुक जैसे पंजे उसे छूने वाले होते हैं, मार्कस तुरंत धक्का देकर हवा में ऊंचा उछल जाता है। फिर वो अपने दानव शिकार अदागा को मजबूती से पकड़ता है और जैसे ही उसका शरीर नीचे उतरता है, उसे सीधा देवता के सिर की तरफ ले जाता है। हालांकि जैसे ही वो वार करने वाला होता है, एक तेज क्रैक की आवाज आती है। इस कॉकरोच जैसे देवता का सिर अचानक 180 डिग्री घूम जाता है।
मार्कस उन दो घिनौनी गोल आंखों में एक सिनिस्टर मुस्कान भी देखता है। मार्कस के पास हमला छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। उसके बजाय वो एक पैर ब्लेडविंग बीटल के पीठ के खोल पर रखता है और फिर से उछल जाता है। जैसे ही मार्कस कूदकर दूर जाता है, ब्लेडविंग बीटल की गोल आंखों से दो काले पर अचानक निकल आते हैं, जो उसके सुरक्षा मुखौटा से रगड़कर गुजर जाते हैं। वार चूकने के बाद ब्लेडविंग बीटल अपने पर वापस लेने की कोशिश करता है। मार्कस मौके का फायदा उठाता है। डैगर पकड़कर वो ब्लेडविंग बीटल के सर की तरफ फार करता है और दोनों हाथों से जोर से घुमाता है। खोपड़ी और खोल के आर पार एक स्टील पाइप जितना चौड़ा छेद कर देता है। ब्लेडविंग बीटल के दर्जनों पैर 2 बार और फड़फड़ाते हैं, फिर शांत हो जाते हैं। हो गया। मार्कस ब्लेडविंग बीटल के पीठ के खोल पर बैठकर अपनी सांस लेता है। अगर वो इस पूरे देवता की लाश को निगल ले तो वो अपराजय हो जाएगा। अभी से अच्छा समय नहीं है। मार्कस बीटल के पैर का जोड़ काट देता है, अंदर का मांस खोखला कर देता है और उसे एक स्ट्रॉ का आकार देता है। वो उसे ब्लेडविंग बीटल के शरीर में डालता है और अंदर के हरे तरल को पागलों की तरह चूसता है। लगभग 1 मिनट तक लगातार पीने के बाद तरल सूख जाता है। मार्कस संतुष्टि से डकार लेता है और अपने मुंह से तरल पहुंचता है। फिर वो अपने सुरक्षा सूट का वाइजर बंद करता है और आलसी होकर ब्लेडविंग बीटल के खोल के सहारे लेट जाता है। दूर प्रिंसिपल चेन को बिल्कुल नहीं पता कि मार्कस ने अभी क्या किया है। वो मान लेते हैं कि मार्कस बस एक खेल खेलने वाले बच्चे की तरह अपना मन बहला रहा है। एक पल आराम करने के बाद मार्कस को अचानक सरसराहट की आवाज़ें सुनाई देती हैं। लगता है और सैंडवर्म से पास आ रहे हैं। कई घंटे बाद मार्कस जमीन पर बिखरे देवताओं की लाशों का जायजा लेता है। वो अपने होठों से लटक रहे तरल को पहुंचता है। उसी समय उसके दिमाग में सीक्वेंस की जानकारी बदल जाती है। गॉडफॉल पाथ आगे बढ़ गया। वर्तमान सीक्वेंस लेवल 3। ब्लड बाउंड वॉरियर को नया स्किल मिलता है, कॉम्बैट ग्लोरी। एक देवता को मारने के बाद सभी वर्तमान क्षमताएं स्थायी रूप से 100% बढ़ जाती हैं। स्किल कूलडाउन 1 साल। अगर मार्कस फ्यूरी इस्तेमाल करता है तो उसकी वर्तमान शक्ति सामान्य से 3 गुना हो जाती है। उसके ऊपर कॉम्बैट ग्लोरी जोड़ा जाए तो क्या वो 6 गुना शक्तिशाली नहीं हो जाएगा? जितनी जल्दी वो इसे इस्तेमाल करेगा उतनी जल्दी कूलडाउन शुरू होगा। मार्कस तुरंत फ्यूरी एक्टिवेट करता है, फिर कॉम्बैट ग्लोरी एक्टिवेट करता है। एक सेंटीपीड क्रॉलर पर निशाना लगाकर वो पैर पटक देता है। उसकी सीक्वेंस लेवल बढ़ने और फ्यूरी के बूस्ट के कारण ये पटक जमीन को आधा हाथ की गहराई तक धंस देता है। इस सेंटीपीड क्रॉलर को संघर्ष करने का समय भी नहीं मिलता। वो बिना किसी दर्द के तुरंत मर जाता है। आगे मार्कस अपने पूरे शरीर में एक शक्तिशाली ताकत महसूस करता है जो उसे हर तरह से बढ़ाती है। वो एक और पास के सेंटीपीड क्रॉलर पर पटक देता है। इस बार उसकी आधी पिंडली जमीन में धंस जाती है। अपने फूले हुए बैकपैक में आखिरी लूट का टुकड़ा ठूंसकर मार्कस प्रिंसिपल चेन को बुलाता है ताकि वो साथ में सैंक्चुरी वापस जा सकें। एग्जिट पर 40 मिनट से ज्यादा लाइन में इंतजार करने के बाद आखिरकार मार्कस की बारी आती है। जब वो अपना बैकपैक खोलता है तो आसपास के सभी लोग अपनी आंखें फैला लेते हैं और सांस रोक लेते हैं। क्रैश! शेल डिस्क्स तेजी से बैकपैक से बाहर निकलती हैं, पूरे फर्श पर बिखर जाती हैं। मार्कस हल्का सा मुस्कुराता है। कृपया जांच जारी रखें। आसपास एक अजीब सी शांति छा जाती है। एक पल के बाद किसी को आखिरकार एहसास होता है कि ये सभी शेल डिस्क्स इस एक ही किशोर मार्कस से आई हैं। असंभव! इतनी सारी शेल डिस्क्स अकेले करना तो भूल जाओ, यहां तक कि तुम और तुम्हारे पास वाला व्यक्ति मिलकर भी इतना नहीं पा सकते। कई दर्शक जो अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे अब गुस्से से लाल हो जाते हैं और अपने पैर पटकने लगते हैं जैसे वो मार्कस को फाड़ देना चाहते हों। ब्यूरो इंस्पेक्टर भी अपनी आंखें फैला लेता है और तेवर चढ़ाकर पूछता है, तुमने इतनी सारी शेल डिस्क्स कैसे हासिल की? इंस्पेक्टर का लहजा ठंडा और कठोर है, जैसे वो एक अपराधी से पूछताछ कर रहा हो। मार्कस शांति से जवाब देता है, क्या अवेकेंड एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो के पास ऐसे नियम हैं जिनके तहत हमें देवताओं के शिकार की प्रक्रिया बतानी पड़ती है? इंस्पेक्टर का चेहरा बहुत नापसंद हो जाता है, पर उसके पास नियमों के अनुसार जांच जारी रखने के अलावा कोई चारा नहीं है। पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में 2 घंटे से ज्यादा लगते हैं। आखिरकार इंस्पेक्टर मार्कस के देवता शिकार पुरस्कारों की घोषणा करता है। पहला, कुल 800 गॉड हंटर पॉइंट्स। क्योंकि ये एक अकेले का स्क्वाड है इसलिए पॉइंट्स 2 गुने हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 1600 पॉइंट्स मिलते हैं। दूसरा, कुल 8 लाख तांबे के सिक्के और 80 एवोल्यूशन सीरम की बोतलें। क्योंकि पुरस्कार की राशि बहुत बड़ी है इसलिए कृपया इसे पास के ब्यूरो ऑफिस से प्राप्त करें। मार्कस का मुंह लगभग एक मुस्कान में फट जाता है।
8 लाख तांबे के सिक्के 800 से ज्यादा चांदी के सिक्कों के बराबर हैं। वो रातों रात अमीर हो गया है। जैसे ही मार्कस अपना अब खाली बैकपैक उठाता है और मुड़ने और जाने वाला होता है, कोई अचानक बुलाता है। रुको। मार्कस मुड़ता है और उन लोगों में से एक को देखता है जिन्होंने उससे पहले सवाल किया था। तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें बैटल अरीना में चुनौती देता हूं। मैं सैंक्चुरी 38 324 एग्जिट पर विशेषाधिकारों पर शर्त लगाऊंगा। मार्कस उलझन में दिखता है और प्रिंसिपल चेन की तरफ देखता है। क्या विशेषाधिकार? प्रिंसिपल चेन समझाते हैं, इस एग्जिट पर शीर्ष 5 पॉइंट संचायकों के पास विशेषाधिकार हैं। उन्हें पुरस्कारों पर अतिरिक्त 10% मिलता है। क्या तुम पागल हो? मैं तुम्हारे साथ शर्त क्यों लगाऊंगा? मार्कस जाने वाला होता है, पर वो आदमी फिर से उसका रास्ता रोक लेता है। मैंने अभी तुम्हारी फैंटम वॉकर सीक्वेंस चेक की। अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें एक गॉड हंटर हथियार दूंगा। मार्कस मना करने वाला होता है जब प्रिंसिपल चेन उसे एक तरफ खींच लेते हैं। वो कीमती है, तुम उसकी चुनौती स्वीकार कर सकते हो। गॉड हंटर हथियार क्राफ्टिंग सीक्वेंसेस वाले अवेकेंस द्वारा बनाए जाते हैं। पैसे से ये नहीं खरीदे जा सकते। हालांकि गॉड हंटर हथियार बेहतरीन है, मार्कस फिर भी स्वीकार नहीं कर सकता। वो एक हथियार के लिए अपनी फर्जी सीक्वेंस का पर्दाफाश नहीं कर सकता। जैसे ही वो मना करने वाला होता है, प्रिंसिपल चैन फिर से फुसफुसाते हैं, चिंता मत करो, बैटल अरीना नहीं देखता, अंदर सिर्फ तुम दोनों होगे। जो भी होगा किसी को पता नहीं चलेगा। मार्कस धीरे से पूछता है, अगर मैंने उसे मार दिया तो क्या कोई परेशानी होगी? एक बार जब तुम बैटल अरीना में घुस जाते हो तो जीना और मरना तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है। मार्कस की आंखें चमक उठती हैं। बिना परिणाम के मारना अब उसकी दिलचस्पी है। दायित्व मुक्ति पर हस्ताक्षर करने के बाद मार्कस उत्सुकता से बंद बैटल अरीना में प्रवेश करता है। डैक्स मुस्कुराता है और उसके पीछे पीछे अंदर जाता है। गेट धीरे धीरे बंद हो जाता है। अरीना को सील करते हुए बंद गेट को देखते हुए बाहर एक दर्शक हंसता है। वो बच्चा खत्म। डैक्स के पास भी वही असासिन सीक्वेंस है, पर डैक्स लेवल 2 का है। वो उस बच्चे को आसानी से मार देगा। फिर वो प्रिंसिपल चेन से कहता है, दोस्त, क्या तुम उस बच्चे को हॉस्पिटल भेजने के लिए तैयार हो? प्रिंसिपल चेन घमंडी आदमी की तरफ देखता है और कुछ नहीं कहता। वो सोचता है, होस्ट बहुत झंझट, एक अंतिम संस्कार ही काफी होगा। अरीना में जैसे ही गेट बंद होता है, डैक्स तुरंत अपनी कमर से अदागा निकालता है, अपनी असासिन स्किल एक्टिवेट करता है और ब्लेड मार्कस की पीठ की तरफ घुमाता है। तुम छोटे से कीड़े, तुम अपनी अनजान लापरवाही की कीमत चुकाओगे। डैक्स ने पहले ही योजना बना ली है कि वो आगे मार्कस को कैसे प्रताड़ित करेगा। हालांकि जब उसे लगता है कि ये वार निश्चित रूप से लगेगा, उसके सामने मार्कस अचानक गायब हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? जैसे ही घबराहट होती है, मार्कस पहले से ही उसके पास आ चुका है। मार्कस की क्षमताएं पहले से ही आम अवेकेंट से आगे हैं। खासकर कॉम्बैट ग्लोरी उसके गुणों को दोगुना कर देती है और फ्यूरी 3 गुना। ये संयोजन 6 गुना ताकत और फुर्ती देता है। डैक्स के पास बचने का बिल्कुल कोई रास्ता नहीं है। डैक्स का शरीर मार्कस की हरकतों के साथ बिल्कुल भी तालमेल नहीं बिठा पा रहा है। अपनी आंख के कोने से वो मार्कस की जंगली मुस्कान देखता है। उस पल उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि मार्कस बिल्कुल भी एक असैसिन नहीं है और मार्कस का सीक्वेंस लेवल निश्चित रूप से उससे ऊंचा है। ये एहसास होने पर वो तुरंत अपने ब्रेसलेट पर सरेंडर बटन के लिए हाथ बढ़ाता है, पर मार्कस उसे वो मौका नहीं देगा। मार्कस का मुक्का ऊंचा उठता है। वो डैक्स के कान के पास शुक्रिया। मुक्का गिरता है, ठीक डैक्स के गाल पर लगता है। डैक्स को कुछ भी महसूस करने का समय भी नहीं मिलता। उसका दृष्टि क्षेत्र तुरंत संकुचित हो जाता है, फिर अचानक गायब हो जाता है। डैक्स सोचना बंद कर देता है। बैटल अरीना का गेट धीरे धीरे फिर से खुलता है। दूसरे हैरानी व्यक्त करते हैं, सिर्फ कुछ ही मिनट में खत्म हो गया? क्या डैक्स ने उस बच्चे को पहले ही हरा दिया? उसने साफ साफ कहा था कि वो उस बच्चे को थोड़ी देर के लिए प्रताड़ित करेगा। ये 1 मिनट में कैसे खत्म हो गया? अगर मुझे पता होता कि ये इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा तो मैं नहीं आता। कितना उबाऊ है। रुको, कुछ गड़बड़ है। देखो, जिधर वो आदमी इशारा करता है, सबकी आंखें तुरंत फैल जाती हैं। सबकी हैरान नजरों के बीच मार्कस खून से लथपथ उस अदाकारा को अभी भी पकड़े हुए गेट से बाहर निकलता है। अगली सुबह मार्कस कक्षा में पहुंचता है। जैसे ही वो बैठता है, 2 लोग उसके सामने आ जाते हैं। मार्कस ऊपर देखता है। ये जेड स्टर्लिंग और ब्रैंडन यांग है। जेड ब्रैंडन का हाथ पकड़े हुए है। मार्कस की तरफ उसकी नजर अभी भी डर से भरी है।
ब्रैंडन कहता है, मार्कस, तुम और मेरे अंकल। अवेकेंड हो? क्या तुम मुझे कुछ इज्जत दे सकते हो और जेड के खिलाफ दुश्मनी नहीं रख सकते? मार्कस जेड को तिरस्कार से देखता है। ये वो बैकअप है जो तुमने ढूंढा है। जेड थूक निकलती है। मार्कस, मैं सच में जानती हूं कि मैं गलत थी। मार्कस ब्रैंडन को फिर से देखता है। ब्रैंडन, क्या तुम सच में समझते हो जेड और मेरे बीच किस तरह की दुश्मनी है? ब्रैंडन अपनी गर्दन अकड़ाता है। चाहे जो भी दुश्मनी हो, हम सब क्लासमेट हैं। क्या तुम मुझे कुछ इज्जत दे सकते हो और उसे जाने दे सकते हो? मुझे सच में नहीं पता कि किसने तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत दी है। तुम्हारा बेकार अंकल। मार्कस अपना फोन निकालता है और उसे ब्रैंडन को फेंकता है। तुम्हें अपने अंकल का नंबर याद है ना? अभी उसे कॉल करो, वरना मैं तुम्हें वैसे ही थप्पड़ मारूंगा जैसे ग्रेट डायरेक्टर को मारा था। मैं अपना वादा निभाता हूं। ब्रैंडन हॉस्पिटल में पड़े ग्रेट डायरेक्टर के बारे में सोचता है। उसकी पीठ में एक ठंड सी दौड़ जाती है। वो अपने अंकल का नंबर डायल करता है। हेलो अंकल, मैं हूं। कॉल कनेक्ट होने की आवाज़ सुनकर मार्कस फ़ोन वापस छीन लेता है। हेलो डायरेक्टर यांग, ये मार्कस है। दूसरी तरफ डायरेक्टर टॉमस तुरंत खुश हो जाते हैं। ओह मार्कस, मैं अभी तुमसे संपर्क करने के बारे में सोच रहा था और तुमने मुझे कॉल कर दिया। क्या इत्तेफाक है। तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? कुछ खास नहीं। तुम्हारा भतीजा ब्रैंडन मेरे एक दुश्मन की रक्षा करना चाहता है। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? डायरेक्टर थॉमस रुक जाते हैं। मैं समझ गया। कृपया फ़ोन ब्रैंडन को दो। ब्रैंडन फ़ोन लेता है और मार्कस की तरफ देखता है। अंकल, उसकी बकवास मत सुनो। हम सब क्लासमेट हैं, बस मजाक कर रहे हैं। क्या दुश्मनी? दूसरी तरफ से एक ठंडी आवाज़ आती है। उस व्यक्ति से रिश्ता तोड़ दो और मार्कस से माफ़ी मांगो। अगर मार्कस ने तुम्हें माफ़ नहीं किया तो तुम्हारे परिवार का मुझसे कोई लेना देना नहीं होगा, समझे? ब्रैंडन अपने अंकल का निश्चित स्वर सुनता है और उसका चेहरा मौत जैसा पीला पड़ जाता है। वो सिर्फ धीरे से जवाब दे सकता है, हाँ अंकल, मैं समझ गया। फिर वो फ़ोन मार्कस को वापस दे देता है। उसकी आंखों में अनिच्छा और उलझन भरी हुई है। मार्कस फ़ोन लेता है। हेलो डायरेक्टर यांग, शुक्रिया। मार्कस की आवाज़ सुनकर डायरेक्टर थॉमस तुरंत फिर से उत्साहित हो जाते हैं। मार्कस, तुम कब फ्री हो? चलो साथ में डिनर करते हैं। ज़रूर, जबकि आप डिनर करने में दिलचस्पी रखते हैं, मुझे साथ देने में खुशी होगी। आप समय और जगह चुनें। मार्कस फ़ोन काट देता है और ब्रैंडन और जेड की तरफ देखता है। ब्रैंडन, तुम्हारा क्या कहना है? ब्रैंडन तुरंत मार्कस के सामने झुक जाता है। मुझे माफ़ कर दो मार्कस, जो पहले हुआ वो मेरी गलती थी। मैं तुम्हारे और जेड के बीच के मामलों में अब और दखल नहीं दूंगा। ये सुनकर कि ब्रैंडन उसकी मदद नहीं करेगा, जेड घबरा जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, उसे रोकने की कोशिश करती है। ब्रैंडन जानता है कि वो दोषी है और जेड की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता। वो उसका हाथ झटक देता है और कक्षा से चला जाता है। मार्कस दिलचस्पी से सिर हिलाता है। जेड, एक होशियार आदमी ढूंढने के लिए बधाई हो। अपने शांति के आखिरी पलों का आनंद लो। ये सुनकर जेड का रंग प्लास्टर जैसा पीला पड़ जाता है। बेजान। मार्कस एक अवेकेंड है और एक अनाथ है जिसकी कोई कमजोरी नहीं है। रुको, कमजोरियां? उसकी अपनी कोई कमजोरी नहीं है, पर उसके आसपास के लोगों की है। मार्कस का लाइब्रेरी में उस बूढ़ी औरत मिसेस रोज के साथ अच्छा रिश्ता लगता है, और विवियन चैन, ज़रूर। ये सोचते हुए जेड की आंखें चमक उठती हैं। अगर वो इन लोगों पर लेवरेज हासिल कर सकती है तो शायद वो मार्कस को काम करने से हिचकिचाने पर मजबूर कर सकती है। क्लास के बाद मार्कस प्रिंसिपल के ऑफिस वापस जाता है। जैसे ही वो हमेशा की तरह सामग्री की समीक्षा कर रहा होता है, कोई अचानक प्रिंसिपल के ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा खोलने पर एक सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी अंदर आता है। मार्कस, तुम काफ़ी प्रभावशाली हो। तुमने मुझे बेवकूफ़ बना दिया। मार्कस चुपचाप डिटेक्टिव विक्टर को देखता है। कोई जवाब नहीं देता। मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में 40 साल काम किया है। मुझे कुल 5 बार बेवकूफ़ बनाया गया है। तुम सबसे छोटे हो। आखिरी बार जब मैंने तुम्हें इंटरनेट कैफ़े के वेयरहाउस में देखा तो मैंने सच में सोचा कि तुम एक गरीब, संघर्ष कर रहे बच्चे हो, जिसे उस अपेक्षाकृत अमीर कमबख्त फ्रैंक द्वारा धोखा दिया जा रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक 17 साल का हाई स्कूल का छात्र फ्रैंक जैसे गली के गुंडे को मैनिपुलेट कर सकता है। डिटेक्टिव विक्टर अपने आप में सोचता है। मार्कस चुप रहता है। जिस पल डिटेक्टिव विक्टर को पता चला कि वो एक अवेकेंड के रूप में जागृत हुआ है, सभी बहाने व्यर्थ हो गए। 2 दिन पहले अवेकेंड इन्फॉर्मेशन हॉल ब्राउज करते वक्त मैंने तुम्हारी फाइल देखी। मैं चौंक गया, इसीलिए मैं तुरंत इंटरनेट कैफे गया और फ्रैंक से तुम्हारे बारे में पूछा। अंदाजा लगाओ उसने क्या कहा। डिटेक्टिव विक्टर, क्या आप आज मुझसे ये पूछने आए हैं? मुझे नहीं लगता कि इन मामलों का मुझसे कोई लेना देना है।
डिटेक्टिव विक्टर अपनी जीभ चटकाता है। तुम जानते हो फ्रैंक कुछ नहीं कहेगा, है ना? डिटेक्टिव विक्टर, मैं सिर्फ एक छात्र हूँ। आपके सवाल मेरे लिए बहुत जटिल है, मुझे समझ नहीं आता। तुम्हारे इंटरनेट कैफे की गतिविधियों के बारे में तुम्हारे और फ्रैंक के अलावा सिर्फ डेनिस को पता था। तुमने डेनिस को मारा और फ्रैंक बात करने से इनकार करता है, सच में? मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। मार्कस का चेहरा अपरिवर्तित रहता है, पर उसका दिल कस जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि डिटेक्टिव विक्टर डेनिस की मौत को उससे जोड़ देगा। वैसे भी तुम्हारे पास एक ठोस एलिबाय है। मैंने उस सुबह अकेडमी का सर्विलेंस चेक किया। तुम डेनिस के मरने के 10 मिनट से भी कम समय में स्कूल पहुंच गए थे, जिसका मतलब है कि कातिल तुम नहीं थे। डिटेक्टिव विक्टर की आंखों में अचानक एक धूर्त चमक आ जाती है। तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए कि डेनिस कौन है? डिटेक्टिव के पूछताछ का सामना करते हुए मार्कस अपना सिर हिलाता है। जबकि मैं फ्रैंक को जानता हूं तो मैं डेनिस को कैसे नहीं जान सकता? डिटेक्टिव विक्टर अपनी मुट्ठी हल्का सा कस लेता है। तुम बहुत सावधान हो, एक जन्मजात अपराधी। हाँ, जैसा कि मैंने कहा, तुम्हारे पास अपराध करने का समय नहीं था। ये मानकर कि तुमने अभी तक अपनी सीक्वेंस एबिलिटीज जागृत नहीं की थी, मार्कस सीधे से कहता है। पर मैंने सच में पिछले हफ्ते ही अपनी सीक्वेंस एबिलिटीज जागृत की हैं। नहीं, तुम ये दिखावा कर सकते हो कि तुमने पिछले हफ्ते ही जागृत किया है, जबकि तुम असल में सीक्वेंस एबिलिटीज बहुत पहले से इस्तेमाल कर रहे थे। मार्कस कंधे उचकाता है। डिटेक्टिव विक्टर, आपका सिद्धांत दिलचस्प है, पर आप इसे कैसे साबित करेंगे? डिटेक्टिव विक्टर आह भरता है। जैसा कि मैंने अभी कहा, तुम बहुत सावधान हो। तुमने डेनिस की लाश जला दी। उसका दिमाग पहले से ही पककर लहस बन चुका है। इटर्नल सीक्वेंस एबिलिटी डेथ सेको काम नहीं कर सकती। मार्कस गंभीरता से कहता है, डिटेक्टिव विक्टर, जो कुछ भी आप कह रहे हैं वो बिना सबूत के अनुमान है, इसलिए कृपया ये ना कहें कि मैंने डेनिस की लाश जलाई, क्योंकि मैंने ये नहीं किया। ठीक है, जैसा तुम चाहो। डिटेक्टिव विक्टर बेपरवाही से मुस्कुराता है और जारी रखता है। तुमने डेक्स की खोपड़ी तोड़ दी। उसका दिमाग बैटल अरीना में बिखरा हुआ था, जिसने हमें उसकी मौत से पहले की यादें पढ़ने से भी रोका। डैक्स को मारना मेरा पल भर के लिए नियंत्रण खोने का नतीजा था। मुझे माफ कर दो। रही बात आपकी बताई हुई दूसरी चीजों की, डिटेक्टिव, मुझे सच में नहीं पता। डिटेक्टिव विक्टर एक सिगार निकालता है और उसे जलाता है। तुम जानते हो, डेनिस के मरने से कुछ दिन पहले सैंक्चुरी 54,320 एग्जिट से 2 स्टॉप दूर हमें 3 जली हुई लाशें मिली। ये सुनकर मार्कस का पूरा शरीर अनिच्छा से तन जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि डिटेक्टिव विक्टर इस मामले को भी जोड़ देगा। डिटेक्टिव विक्टर सिगार अपने मुंह में रखता है। उसके होंठों के कोने मुड़ जाते हैं और आराम से जारी रखता है। उन तीनों के ना सिर्फ खोपड़ी तोड़ी गई थी, बल्कि उन्हें बाद में जलाया भी गया था। जाना पहचाना लगता है ना? मार्कस शांत रहना चाहता है, पर उसके माथे पर अनिच्छा से पसीने की बूंदें बन जाती हैं। वो सिर्फ चुप्पी पर निर्भर करके अपना संतुलन बनाए रख सकता है। फिर डिटेक्टिव विक्टर वो शब्द कहते हैं जिन्हें मार्कस सबसे कम सुनना चाहता है। ये कत्ल सैंक्चुरी 54,320 एग्जिट पर एक कूड़ेदान में हुआ था, ठीक दिव्या अंशों के। रहस्यमयी रूप से गायब होने के बाद, मार्कस, क्या तुम्हें लगता है कि कोई संबंध है? मार्कस अपने स्वरतंत्र को कांपने से रोकने के लिए नियंत्रित करता है और धीरे धीरे बोलता है, पर आपके पास कोई सबूत नहीं है। डिटेक्टिव विक्टर ने जो कुछ भी कहा वो सिर्फ आपका अनुमान है। तुम सही हो, मेरे पास सबूत नहीं है, पर क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इन लोगों की खुद की परवाह है? डिटेक्टिव विक्टर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाता है। चाहे डैक्स जिए या मरे, चाहे डेनिस जिए या मरे, या वो 3 अनजान लाशें, मुझे उनमें से किसी की परवाह नहीं है। वो कैसे मरे, उन्होंने मरने से पहले क्या अनुभव किया, उनमें से किसी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरू से आखिर तक मुझे सिर्फ एक ही चीज़ में दिलचस्पी है, तुमने चोरी किए हुए दिव्य अंश कहाँ छुपाए और उनके साथ क्या किया, ये मुझे सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगता है। मार्कस, क्या तुम इस सवाल का जवाब दे सकते हो? मुझे माफ़ कर दो, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं, डिटेक्टिव विक्टर। मार्कस अब घबराया हुआ नहीं है, उसके बजाय उसके चेहरे पर एक मुस्कान है। जबकि डिटेक्टिव ने सब कुछ अंदाज़ा लगा लिया है, तो उसे मारना ही एकमात्र समाधान है। डिटेक्टिव विक्टर कहते हैं, मार्कस, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम बच नहीं सकते? मुझे 90% यकीन है कि तुम्हारी सीक्वेंस असैसिन बिल्कुल नहीं है। मुझे नहीं पता तुमने अपनी सीक्वेंस नकली कैसे बनाई, पर तुम्हें बेनकाब करने के लिए मुझे बस तुम्हें ब्यूरो ले जाकर तुम्हारी सीक्वेंस एबिलिटी फिर से टेस्ट करवानी होगी।
ये सुनकर मार्कस जम जाता है। वो डिटेक्टिव विक्टर को थोड़ी हैरानी से देखता है और पूछता है, मुझे याद है कि कहा गया था कि एक बार जब ब्यूरो द्वारा अवेकेंट सीक्वेंस तय हो जाती है तो उसका दोबारा टेस्ट तब तक नहीं किया जाता जब तक कि अवेकेंट को दोषी न ठहराया गया हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि डिटेक्टिव विक्टर को ये बात ना पता हो। कुछ तो गड़बड़ है, जैसे एक चूहे को चीज की महक मिल गई हो। मार्कस अपनी कुर्सी के हत्थे को सहलाता है और गहरी सोच में पड़ जाता है। डिटेक्टिव विक्टर, मुझे अभी एक बात याद आई जो मुझे आपसे कंफर्म करनी है। हालांकि ब्लू स्टार पर कई बड़े सैंक्चुरीज हैं, पर वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, है ना? यहाँ तक कि जो नेटवर्क हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं वो भी सैंक्चुरी के अंदर का बस एक लोकल नेटवर्क है। सही है। डिटेक्टिव विक्टर नहीं जानते कि मार्कस ये सवाल क्यों पूछ रहा है, पर फिर भी हाँ में सिर हिलाते हैं। तुम सही हो। बड़े सैंक्चुरीज के बीच अनगिनत विशाल देवता घूमते रहते हैं। इंसानी ताकत वहां से गुजर नहीं सकती और नेटवर्क कनेक्शन स्थापित नहीं किए जा सकते। रही बात की कोइलेशन काउंसिल सैंक्चुरीज के बीच कैसे संपर्क करती है, तो पुलिस स्टेशन के इस बूढ़े आदमी को नहीं पता। मार्कस हाँ में सिर हिलाता है। डिटेक्टिव विक्टर, एक और सवाल, आप कहाँ से हैं? मार्कस का सवाल सुनकर डिटेक्टिव विक्टर के चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है, पर उनकी आंखों में नरमी थोड़ी कम हो जाती है। मार्कस, तुम्हारा क्या मतलब है? डिटेक्टिव विक्टर, मैं थोड़ा और साफ कर देता हूँ। आप किस सेंचुरी से हैं या किसी अनजान जगह से? खैर, आप इस सेंचुरी से तो नहीं हैं, है ना? ओ, और शायद मुझे आपको डिटेक्टिव विक्टर नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि असली डिटेक्टिव विक्टर ने इस सेंचुरी को कभी छोड़ा ही नहीं। डिटेक्टिव विक्टर अपनी मुस्कान गिरा देते हैं। मार्कस, तुम्हारी कहानी थोड़ी ज्यादा ही अजीब है ना? खैर, मेरे पास डिटेक्टिव विक्टर को सुनाने के लिए एक और कहानी है। 3 साल पहले सैंक्चुरी में अवेकेंस ने विरोध किया था, क्योंकि कोएलिशन काउंसिल सैंक्चुरी के अंदर अवेकेंट का बहुत बार टेस्ट कर रही थी। सीक्वेंस लेवल्स, सीक्वेंस स्किल्स, सब कुछ टेस्ट करना पड़ता था। इससे अवेकेंट बेहद असहज महसूस करने लगे, तो कुछ लोगों के संगठन के तहत बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो गया। उसके बाद कोएलिशन काउंसिल ने फैसला सुनाया कि अवेकेंट सीक्वेंस एबिलिटी का टेस्ट सिर्फ एक बार किया जाएगा। जब तक कि उस व्यक्ति को दोषी ना ठहराया गया हो, तब तक दूसरा टेस्ट नहीं किया जाएगा। ये सुनने के बाद डिटेक्टिव विक्टर के माथे पर शिकन पड़ जाती है और उनकी नजर सतर्क हो जाती है। डिटेक्टिव विक्टर, आप इस सैंक्चुरी के पुराने खिलाड़ी हैं। आपने उस विरोध में हिस्सा भी लिया था। आपको कोएलिशन काउंसिल की पॉलिसी बदलाव के बारे में कैसे नहीं पता? मार्कस की उंगलियां डेस्क पर धीरे से थपथपाती हैं। एक हाथ उसकी ठुड्डी को सहारा देता है। डिटेक्टिव, मैं बहुत उत्सुक हूं। आप आखिर हैं कहां से, और असली डिटेक्टिव विक्टर अब कहां दफन है? डिटेक्टिव विक्टर एक गहरी सांस लेते हैं। मार्कस, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने सीधे तुम्हारी रिपोर्ट नहीं की, बल्कि तुमसे बात करने आया हूं। मेरा मतलब कोई नुकसान पहुंचाना नहीं है डिटेक्टिव विक्टर। आपको पता होना चाहिए, मैंने फोरम्स पर सीधे तुम्हारे बारे में पोस्ट नहीं किया, बल्कि यहां बैठकर तुमसे बात करना जारी रखा। मेरा भी कोई बुरा इरादा नहीं है। डिटेक्टिव विक्टर अपना सिर हिलाते हैं। मार्कस, मुझे यकीन है कि तुम्हारी सीक्वेंस देवताओं के खिलाफ लड़ने के लिए इंसानियत की उम्मीद हो सकती है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम सहयोग करोगे। सहयोग किसके साथ? इंसानी प्रयोग, जैविक चीरफाड़? मार्कस तिरस्कार से मुस्कुराता है। मुझसे इंसानियत की उम्मीद के बारे में बात मत करो। जब मेरे जीवन में कोई उम्मीद नहीं थी, तब इंसानियत मुझे बचाने कभी नहीं आई। क्योंकि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, मैं और नहीं कहूँगा। बेशक, मैं अपने विचार और इच्छाएं तुम पर नहीं थोपूंगा। कुछ बातें तुम बाद में समझ जाओगे। अपनी बात खत्म करके डिटेक्टिव विक्टर एक बार फिर अपने गले में स्कार्फ लपेटते हैं और सोफे से उठ जाते हैं। डिटेक्टिव विक्टर को विदा करने के बाद मार्कस राहत की एक लंबी सांस लेता है। वो उस बूढ़े आदमी द्वारा चीर फाड़ के लिए ले जाए जाने से बस बचा ही था। बाल बाल बचा। साफ है, अगर उसका अंदाज़ा सही है तो डिटेक्टिव विक्टर ज़रूर किसी दूसरे सैंक्चुरी से आए हैं। इस तरह की चीज़ निश्चित रूप से एक साधारण इक्विलिब्रियम सीक्वेंस द्वारा हासिल नहीं की जा सकती, या शायद उनके पीछे कोई शक्तिशाली संगठन है। एकेडमी छोड़ने के बाद मार्कस एजुकेशन ब्यूरो के लिए बस लेता है। 5 बोतल सीरम देकर मार्कस डायरेक्टर थॉमस से यूनिवर्सिटी स्पेशल एडमिशन की योग्यता हासिल कर लेता है। डायरेक्टर थॉमस साफ तौर पर संतुष्ट नहीं है, लेकिन मार्कस का सख्त रवैया उन्हें और मांगने से डराता है। वो सिर्फ इस सौदे के लिए राजी हो सकते हैं। मार्कस के जाने के कुछ ही देर बाद एक थका हुआ अधेड़ उम्र का आदमी डायरेक्टर थॉमस के ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक देता है। थॉमस, तुम्हारे काम में बाधा डालने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। डायरेक्टर थॉमस को अपने भाई रॉबर्ट से ज़्यादा लगाव नहीं है। क्या बात है?
वो छोटा कमीना ब्रैंडन घर आया और मुझे बताया कि आज सुबह क्लासरूम में क्या हुआ था। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसे मारा, इसलिए मैं उसे यहाँ तुमसे माफ़ी मंगवाने लाया हूँ। ऐ छोटे कमीने, अंदर आओ और अपने अंकल से माफ़ी मांग। जब ब्रैंडन अंदर आता है तो खून के दौरे से उसके गाल सूजे हुए हैं और उसकी आंखें रोने के बाद लाल दिख रही हैं। अंकल, मुझे माफ़ कर दीजिए। डायरेक्टर थॉमस अपनी गर्दन घुमाते हैं और ब्रैंडन से कहते हैं, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे भतीजे हो, स्कूल में ऐसे बर्ताव मत करो जैसे वो जगह तुम्हारी है। मैं तुम्हें बता दूं, तुम आज खुशकिस्मत थे। मार्कस को मेरा लिहाज करना था, इसलिए उसने तुम्हारे साथ ज़्यादा कुछ नहीं किया, वरना अगर वो तुम्हें मार देता तो मैं तुम्हारे लिए इंसाफ भी नहीं मांग सकता था, समझे? ये सुनने के बाद रॉबर्ट हिचकिचाते हुए कहता है, टॉमस, क्या मार्कस सिर्फ एक छात्र नहीं है? वो किसी को कैसे मार सकता है? ब्रैंडन का इतना नाफरमान होना सब तुम्हारे उसे बिगाड़ने की वजह से है। थॉमस धांधेपन से रॉबर्ट की तरफ इशारा करते हैं। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी है, मार्कस ऐसा इंसान नहीं है जिसे तुम उकसा सको। आज उसने कहा कि उसकी उस लड़की के साथ जानी दुश्मनी है, वो पक्का अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगी। अगर तुमने और मुसीबत खड़ी की और अपनी जान गंवा बैठे तो मुझसे मदद की उम्मीद मत करना। अब से अगर कोई तुमसे मार्कस के बारे में पूछे तो सिर्फ एक ही जवाब है, मुझे नहीं पता अंकल, लेकिन मार्कस मेरा क्लासमेट है। अगर मैं कहूँगा कि मुझे नहीं पता तो कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। क्या तुम बेवकूफ़ हो? बस कह दो कि तुम्हें याद नहीं पता, साफ नहीं है क्या? कोई तुम्हारा क्या कर सकता है? किसे परवाह है कि वो तुम पर विश्वास करते हैं या नहीं? जिंदा रहना मायने रखता है। ब्रैंडन के साथ निकलने के बाद रॉबर्ट रास्ते में सख्ती से चेतावनी देता है, अपने अंकल की बात सुनो, मार्कस को फिर से बिल्कुल मत उकसाना, समझे? घर जाओ और अपने लिए कुछ खाने को ले लो। मैं तुम्हारी माँ की देखभाल करने हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मैंने सुना है कि किसी ने सर्जरी की फीस के लिए ज़्यादा पैसे दिए हैं और हॉस्पिटल ने उन्हें पहले जाने दिया। मुझे देखना है कि क्या हो रहा है। ब्रैंडन निराश होकर घर लौटता है। उसे अंकल थॉमस की बात पर विश्वास नहीं होता। लगता है कि उसके अंकल बस डर फैला रहे थे, लेकिन हकीकत जल्द ही उसे दिखा देती है कि टॉमस की बातें बेबुनियाद नहीं थीं। अगले दिन स्कूल जाते समय एकेडमी के एंट्रेंस पर 2 पुलिस की गाड़ियां खड़ी मिलती हैं। जैसे ही ब्रैंडन पुलिस की गाड़ियों को देखता है, उसका दिल बैठ जाता है। आगे बढ़ते हुए वो प्रिंसिपल चेन को एकेडमी गेट पर देखता है, जो स्कार्फ पहने और सिगार पकड़े एक डिटेक्टिव के साथ बात कर रहे हैं। लगता है किसी केस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उनके पास से गुजरते हुए वो अभी भी 4 शब्द सुनता है जो तुरंत उसका खून जमा देते हैं। जेड स्टर्लिंग गायब हो गई है। मार्कस ने सच में जेड को मार दिया। ब्रैंडन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसका शरीर बेकाबू होकर कांपने लगता है। डिटेक्टिव विक्टर आगे बढ़ते हैं। ब्रैंडन, क्या तुम ठीक हो? ब्रैंडन खाली नज़रों से डिटेक्टिव विक्टर को घूरता है और ना में सिर हिलाता है। हम तुमसे जेड स्टर्लिंग के बारे में पूछना चाहेंगे। हमने सुना है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। ब्रैंडन पागलों की तरह सिर हिलाता है। मुझसे मत पूछो, मुझे कुछ याद नहीं है। डिटेक्टिव विक्टर तवार चढ़ाते हैं। ब्रैंडन की हालत साफ दिखाती है कि वो कुछ जानता है। जेड स्टर्लिंग मार्कस की क्लासमेट है। अंतर्ज्ञान उन्हें बताता है कि ये मामला मार्कस से जुड़ा है। इस वक्त मार्कस प्रिंसिपल के ऑफिस में सो रहा है जब खटखटाने की आवाज उसे जगाती है। दरवाजा खोलने पर वो एक सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी को देखता है। डिटेक्टिव विक्टर, हम फिर से क्यों मिल रहे हैं? क्या आप हमारी एकेडमी को अपने पुलिस स्टेशन के ऑफिस की तरह समझ रहे हैं? रोज यहाँ आ रहे हैं? डिटेक्टिव विक्टर मार्कस के रूखे रवैये का बुरा नहीं मानते। प्रिंसिपल के ऑफिस में तिरछे होकर घुसते हैं और पास के सोफे पर बैठ जाते हैं। मैं आज तुमसे दूसरे मामलों के बारे में पूछने आया हूं। मार्कस घिन से देखता है। बोलिए, अब क्या है? जेड स्टर्लिंग कल रात गायब हो गई। क्या तुम्हें पता था जेड गायब हो गई है? ये सुनने के बाद मार्कस तेवर चढ़ाता है। डिटेक्टिव विक्टर, मैंने सुना है कि किसी के गायब होने के 48 घंटे बाद ही पुलिस स्टेशन केस खोलता है। मैं पुलिस के नियम तुमसे बेहतर जानता हूँ। मार्कस को उस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ, कल रात 7 से 7:30 के बीच तुम कहाँ थे? मैं एजुकेशन ब्यूरो में था। शिक्षा विभाग के डायरेक्टर थॉमस मुझे पसंद करते हैं और उन्होंने मुझे अपना स्पेशल एडमिशन स्लॉट देने की जिद की। एजुकेशन ब्यूरो एकेडमी से दर्जनों बस स्टॉप दूर है। जेड के गायब होने का मुझसे क्या संबंध हो सकता है? आपको शक तो नहीं कि मैं एक ही समय में 2 जगह हो सकता हूँ, है ना? एक क्लोनिंग सीक्वेंस, क्या वो होता भी है?
क्या तुम जानते हो कि हमें कैसे पता चला कि जेड गायब है? मुझे नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि कल रात 7:30 बजे जेड के घर में आग गई, उसका पूरा परिवार आग में मर गया। लेकिन सिर्फ उसकी लाश नहीं मिल सकी। डिटेक्टिव विक्टर के बोलने के बाद वो मार्कस की प्रतिक्रिया को ध्यान से देखते हैं। उसके चेहरे के भाव से वो सच में अनजान लगता है कि जेड का पूरा परिवार मारा गया है। लेकिन डिटेक्टिव विक्टर पहले से ही मार्कस की असलियत जानते हैं और उसे एक आम छात्र नहीं मानते। इसीलिए भले ही मार्कस की प्रतिक्रिया निर्दोष है, डिटेक्टिव विक्टर को यकीन है कि वही दोषी है, मारने और लाशों को जलाने वाला। क्या ये तरीका जाना पहचाना नहीं लगता? मार्कस हामी सर हिलाता है। बेशक, जाना पहचाना, उन 2 मामलों जैसा जिनका जिक्र आपने कल मुझसे मिलते वक्त किया था, डिटेक्टिव विक्टर, बिल्कुल। मेरी नज़र में ये तीनों मामले एक ही इंसान ने किए हैं। मार्कस सहमति भरा भाव दिखाता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। पहले 2 मामले तुम्हारी हरकत थे, हम दोनों ये जानते हैं। तो इस बार तुमने जेड के पूरे परिवार को कैसे मारा और उसे गायब कैसे किया? डिटेक्टिव विक्टर, आपने मुझे गलत समझा। मेरे कहने का मतलब है, मेरे पास जेड के पूरे परिवार को मारने का समय होना नामुमकिन था। मेरे पास एक ठोस आलिबा है इस केस के लिए। जेड के परिवार का मारा जाना और उसका गायब होना मुझसे कोई लेना देना नहीं रखता। तीनों मामले एक ही इंसान ने किए थे, इसलिए बाकी 2 मामलों का भी मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं निर्दोष हूं। मार्कस, इस तरह बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे पास आया हूं, क्योंकि मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। डिटेक्टिव विक्टर, मैं आपकी नेक नीयत की कदर करता हूं, लेकिन मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं और मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एनर्जी बची है तो सैंक्चुरी के पास बेघर अनाथों की मदद क्यों नहीं करते? ओ रुको, तुम भी तो एक बेघर अनाथ हो। अगर आप इस बात को ऐसे ही कहना चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वैसे मैं पूछना चाहूंगा, क्या जेड का परिवार जिंदा जलाया गया था या पहले मारा गया और फिर जलाया गया? हमें केस की जानकारी खुलासा करने की आज़ादी नहीं है। मार्कस कंधे उचकाता है। ठीक है, फिर आपकी जांच के लिए शुभकामनाएं। डिटेक्टिव विक्टर को मार्कस से कोई काम की जानकारी नहीं मिलती। इसका मुख्य कारण ये है कि वो ये नहीं समझा सकते कि मार्कस इतनी दूर से कैसे मार सकता था। सभी संकेत इशारा करते हैं कि मार्कस निश्चित रूप से जेड के गायब होने से जुड़ा है। डिटेक्टिव विक्टर एक बंद गली में फंस गए हैं। वो सोचने लगे हैं कि क्या मार्कस की सीक्वेंस में डिलेड किलिंग या क्लोनिंग शामिल है। डिटेक्टिव विक्टर के जाने के बाद मार्कस अपने रिक्लाइनर में पीछे झुक जाता है, अपने विचारों को व्यवस्थित करता है। जेड के खिलाफ दुश्मनी रखने वाला अकेला वही है। आखिरकार उसने अपने अंकल विंस को उसका शिकार करने भेजा था। ये एक जानी दुश्मनी है, उसके अलावा उन्हें और कौन मारेगा? अचानक लंबे बालों और बड़ी आंखों वाली एक नाजुक सुंदरी की मार्कस के दिमाग में आती है। उसकी प्यारी मुस्कान उसे पूरी तरह से कंपकपा देती है, जैसे उसे शौक लगा हो। मार्कस तुरंत कुर्सी से उठ खड़ा होता है। मार्कस लाइब्रेरी पहुंचता है। वो देखता है कि विवियन चैन अभी भी चुपचाप अकेले सवाल हल कर रही है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वो मैं थी। विवियन सीधे अपना जवाब देती है, मार्कस को शांति से देखते हुए। वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। क्या कोई समस्या है? खैर, कोई समस्या नहीं है। उसका पूरा परिवार एक के बाद एक मुझे परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने उसके पूरे परिवार को मार दिया। क्या कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है, बस इतना ही। फिर कुछ शब्द बोलने के बाद विवियन अपने सवाल हल करने लगती है। हालांकि मार्कस अभी भी थोड़ा उत्सुक है, पर वो और नहीं पूछता, क्योंकि उसके पास भी ऐसे राज हैं जो वो बता नहीं सकता। जैसे ही मार्कस क्लास जाने की तैयारी करता है, अचानक उसे रोने की आवाज़ सुनाई देती है। एक गोल चेहरे वाली छोटी लड़की लाइब्रेरी के एंट्रेंस पर खड़ी रोती है और पूछती है, सुनिए, मार्कस कौन है? मार्कस वहाँ जाता है और नीचे बैठता है। मैं मार्कस हूँ, क्या हुआ? मेरी दादी मिसेस रोज हैं। अनहेन हॉस्पिटल में मारा गया और उनके पैसे चोरी कर लिए गए। उन्होंने मुझे बस लेकर वापस आने और तुम्हें ढूंढने के लिए कहा। मार्कस का चेहरा ठंडा पड़ जाता है। वो विवियन की तरफ मुड़ता है। मुझे मिसेस रोज को देखने जाना है। आज फिर लाइब्रेरी बंद करने की तकलीफ देने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। हॉस्पिटल पहुंचने पर उसे डिसइंफेक्टेंट की महक आती है। लिली रोज के पीछे हॉस्पिटल में चलते हुए जल्द ही वो डॉक्टर्स और नर्सेस के एक समूह को इकट्ठा देखता है, जिनके पास सादे कपड़ों में कई लंबे हट्टे कट्टे आदमी खड़े हैं। मिसेस रोज को खून से लथपथ देखकर मार्कस अपना जबड़ा कैसे लेता है? मैं मिसेस रोज का परिवार हूं, रास्ता दीजिए। नर्स अभी भी हिचकिचाती है, ये देखकर कि मार्कस सिर्फ एक छात्र लग रहा है।
उसे डर है कि वो भी उस बूढ़ी औरत की तरह बन जाएगा जिसे उन गुंडों ने बिना किसी वजह के अधमारा कर दिया। वो प्यार से पूछती है, तुम अभी छोटे हो, ज्यादा जोश में मत आओ। बोलते हुए नर्स मार्कस को एक नज़र देती है, ये इशारा करते हुए कि पास खड़े हट्टे कट्टे आदमियों से निपटना आसान नहीं है। मार्कस नर्स को देखकर सिर हिलाता है। शुक्रिया, पर चिंता मत कीजिए, मैं ठीक रहूंगा। ये देखकर कि मार्कस एक आम हाई स्कूलर के विपरीत थोड़े संयम से बात कर रहा है। नर्स उत्सुकता से पूछती है, तुम कौन हो? मार्कस उन गुंडों को देखता है, कोई ऐसा जो उन्हें बिना परिणाम भुगते मार सकता है। इन शब्दों पर सब लोग जम जाते हैं। सिर्फ एक तरह का इंसान बिना परिणाम भुगते मार सकता है, अवेकेंड। ये सुनकर नर्स जानती है कि वो दखल नहीं दे सकती और जल्दी से लिली रोज को पकड़कर भाग जाती है। इस बीच हट्टे कट्टे आदमी डर से एक दूसरे को देखते हैं, हिलने की हिम्मत नहीं करते। मार्कस का चेहरा काला पड़ जाता है। वो शांति से पास के एक डॉक्टर से पूछता है, मैं जानना चाहता हूं, क्या उन्हें अभी भी बचाया जा सकता है? डॉक्टर्स एक दूसरे को देखते हैं और आह भरते हैं। भले ही हम उन्हें बचा लें, वो बुजुर्ग हैं। अगर हम बचा भी लेते हैं तो शायद वो बिस्तर पर ही रहेंगी। इसके अलावा उनकी पेट के कैंसर की सर्जरी होने वाली थी। इन चोटों के साथ सर्जरी उन्हें मार देगी। मार्कस सिर हिलाता है। तो अगर उन्हें चोट नहीं लगती तो वो सर्जरी के बाद अच्छे से ठीक हो जाती है ना? लगभग। बूढ़ी औरत कल हॉस्पिटल आई थी। उनके सारे टेस्ट रिजल्ट्स अच्छे थे। कैंसरस पेट के टिश्यू को हटाने के बाद ठीक होना मुश्किल नहीं होता। पास खड़ा एक गुंडा तुरंत इस डॉक्टर की तरफ उंगली उठाता है और दहाड़ता है, बकवास, अभी तुमने साफ साफ कहा था कि इस बूढ़ी औरत को बचाया नहीं जा सकता, चाहे वो घायल हो या नहीं। डॉक्टर गुंडे को डर से देखता है। तुमने ही मुझे अभी ऐसा कहने को कहा था, मैंने असल में कभी ऐसा नहीं कहा। गुंडे की आंखें बाहर निकल आती हैं। तुम बकवास कर रहे हो, पिटने का शौक है? गुंडा डॉक्टर को मुक्का मारने के लिए अपनी मुट्ठी उठाता है। बूम! अचानक गुंडे के सामने एक धुंधली तस्वीर आती है। गुंडा एक तोप के गोले की तरह उड़ता है, कॉरिडोर में शेल्फ्स की एक कतार से टकराता है। मार्कस अपनी मुट्ठी वापस खींचता है और जमीन पर पड़े गुंडे को एक नज़र देखता है। फिर मिसेस रोज की छाती को हल्का सा उठते और गिरते हुए देखना जारी रखता है। सब लोग दंग रह जाते हैं, हिलने या बोलने की हिम्मत नहीं करते। मार्कस उन पर ध्यान नहीं देता। मिसेस रोज के खून से सने चेहरे को देखकर वो धीरे धीरे अपनी मुट्ठियां कसता है। कृपया पहले उन्हें बचाने जाइए, पैसे की कोई समस्या नहीं है, मैं दे दूंगा। ये सुनकर डॉक्टर्स राहत महसूस करते हैं। हाँ, हम अभी उन्हें बचाने जाते हैं। मार्कस उन गुंडों के पीले पड़े चेहरों को देखता है और आखिरकार उसकी नज़र एक थोड़े छोटे कद के अधेड़ उम्र के आदमी पर टिकती है। हालांकि ये अधेड़ उम्र के आदमी भी थोड़ा डरा हुआ है, फिर भी वो सीधे मार्कस की आंखों में आंखें डालने की हिम्मत करता है। उसके पास भरोसा करने के लिए कुछ है। तुम उनसे अलग हो, तुम सबसे कम काम के लगते हो, इसीलिए तुम ही इनके लीडर होगे। अधेड़ उम्र का आदमी जबरदस्ती खुद को सीधा खड़ा करता है और अकड़कर कहता है, तो क्या अगर मैं हूं? ये मत सोचो कि तुम अकेले अवेकेंड हो। सैंक्चुरी छिपे हुए प्रतिभाओं से भरा है। तुम बस आप नहीं खो सकते। मार्कस सर हिलाता है। सही बात है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं, इसलिए मैंने अभी तक तुम पर हमला नहीं किया, लेकिन तुमने उन्हें इतनी बुरी तरह घायल किया। इस मोड़ पर सिर्फ धमकी देने से काम नहीं चलेगा। मुझे बताओ तुम्हारे पीछे कौन है? बोलते हुए मार्कस अपना फोन निकालता है। तुम लोग जियोगे या मरोगे, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम जो नाम दोगे वो कितना मायने रखता है। मार्कस अपना फोन पकड़े हुए अपने सामने खड़े अधेड़ उम्र के आदमी को ठंडेपन से देखता है। आदमी का दिल बिना वजह घबराता है। एक अचानक मनहूस एहसास उसके दिमाग में भर जाता है। तुम मुझे मार नहीं सकते। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। इस पल मार्कस का फोन अचानक बजता है। हेलो डायरेक्टर यांग, क्या बात है? दूसरी तरफ डायरेक्टर थॉमस की आवाज में हल्का गुस्सा है। मार्कस, क्या हमारा आज एकेडमी में मिलने का वादा नहीं हुआ था? स्पेशल एडमिशन मिल गया और अब तुम पीछे हट रहे हो। यहां तक कि मुझे बुलाने का तरीका भी बदल दिया। अभी मार्कस को याद आता है कि उसने डायरेक्टर थॉमस से वादा किया था कि वो आज उन्हें एवोल्यूशन सीरम देगा। माफ कीजिए अंकल थॉमस, मैं हॉस्पिटल में हूं। कुछ काम निपट रहा हूं, क्या मैं कल आपको दे सकता हूं? तुम हॉस्पिटल में हो क्या? चोट लगी है देवताओं का शिकार करते हुए? नहीं, एक रिश्तेदार को हॉस्पिटल में मारा गया है, मैं देखने आया हूं। ये सुनकर डायरेक्टर थॉमस को ये मजाकिया लगता है। तुम्हारे रिश्तेदार को मारा? उन्हें मरने की जल्दी होगी। ठीक है,
तो कल मैं। भाई मुझे बचाओ। इस पल सामने खड़ा अधेड़ उम्र का आदमी पागलों की तरह फोन में चिल्लाता है, भाई मुझे बचाओ, मैं हॉस्पिटल में तुम्हारी भाभी का इलाज करा रहा हूं और गलती से किसी को चोट पहुंचा दी, कृपया जल्दी आकर मुझे बचाओ। दूसरी तरफ डायरेक्टर थॉमस एक पल के लिए चुप रहते हैं, फिर कहते हैं, मार्कस कृपया फोन उस आदमी को दो। डायरेक्टर यांग, ये मामला पिछली बार जितना आसान नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट का चेहरा तन जाता है। वो दोनों हाथों से फोन लेता है। हेलो भाई, मैं हूं। मैंने कल ही तुम्हें मना किया था कि मार्कस को मत उकसाना। तुम क्या कर रहे हो? जानबूझकर मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो? क्या तुमने बिल्कुल नहीं सुना जब मैं ब्रैंडन को डांट रहा था? मुझे नहीं पता था कि वो बूढ़ी औरत मार्कस की रिश्तेदार है। क्या वो अनाथ नहीं है? मुझे कैसे पता चलता? जो भी हो, जब से वो आई, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास एक बूढ़ी औरत को मारने के अलावा और कोई काम नहीं का। नहीं भाई, तुम जानते हो मैं तुम्हारी भाभी की सर्जरी के लिए लगभग आधे साल से लाइन में लगा हूं। अचानक किसी ने लाइन कटवाने के लिए बहुत पैसे दिए। बेशक मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। तुम्हारे पास जो थोड़े पैसे हैं, तुम मेरे संपर्कों की वजह से वेटिंग लिस्ट में आए और तुम नखरे दिखा रहे हो और हॉस्पिटल को पैसे कमाने से रोक रहे हो। तुम्हें हिम्मत किसने दी? हॉस्पिटल डायरेक्टर। यहां तक कि डिस्ट्रिक्ट चीफ भी उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं करता। मार्कस फोन वापस छीन लेता है। बूढ़ी औरत सर्जरी के बाद ठीक हो जाती। अब मिसेस रोज मर रही हैं। डायरेक्टर थॉमस एक बार फिर चुप हो जाते हैं। मार्कस, वो मेरा भाई है और तुम्हारे क्लासमेट ब्रैंडन का पिता भी। मुझे लगता है अगर तुम ब्रैंडन के पिता का मुझसे क्या लेना देना? तुम्हें सच में नहीं लगता कि ब्रैंडन और मेरे अच्छे रिश्ते हैं? ठीक है, अगर मैं अपने भाई की जान बचाना चाहता हूं तो तुम्हारी कीमत क्या है? 5 बोतल सीरम। मैंने तुमसे कीमत बताने को कहा, मजाक करने को नहीं। अंकल थॉमस, मैं आपको एक ऑफर देता हूं। जब तक आप रॉबर्ट के मामले में दखल नहीं देंगे, मैं आपको सीरम की 1 बोतल दूंगा। अब डायरेक्टर थॉमस हिचकिचाते हैं। वो दबे हुए पूछते हैं, वो अभी भी मेरा भाई है, मेरा अपना खून। क्या तुम? मैं और नहीं जोड़ूंगा। 1 बोतल लेना है तो लो, वरना रहने दो। भाई, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि रॉबर्ट नहीं जानता कि वो किस सौदे पर चर्चा कर रहे हैं। वो बता सकता है कि उसका भाई उसके जान का सौदा कर रहा है। डायरेक्टर थॉमस अपने भाई के परिवार से बहुत पहले से परेशान है। वो उस पर लटके परजीवियों की तरह है। उसने कड़ी मेहनत की, लगन से शोध किया और आखिरकार अपने वर्तमान पद पर पहुंचा। उसने ये सब इसलिए नहीं किया कि उसका बेकार भाई का परिवार उसे नीचे खींचे। ये सोचते हुए डायरेक्टर थॉमस अब हिचकिचाते नहीं हैं। इसे खुद संभालो। कल नहीं, परसों। मैं आपसे परसों मिलूंगा। कल? ठीक है, अलविदा। मार्कस फोन काट देता है और रॉबर्ट को देखता है, जिसका चेहरा कागज जैसा सफेद है। तुम्हारा भाई मदद नहीं करेगा। थॉमस के अलावा क्या तुम्हारे पास कोई और सहारा है? अगर है तो जल्दी बोलो। रेस्टरूम में मार्कस अपने हाथों से खून धोता है। फिर वो अपना फोन निकालता है और ब्यूरो को कॉल करता है। हेलो, हाँ, बात यह है, मैंने अभी कुछ लोगों को मारा है। मैं खुद को हवाले कर रहा हूँ। जल्द ही फॉर्मल कपड़ों में 2 लोग चलते हुए आते हैं। वो थोड़े हैरान लगते हैं। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जिसने इतने लोगों को मारा वो एक किशोर होगा। तुमने 7 लोगों को मारा। ये एक बहुत गंभीर सुरक्षा घटना है। सजा के तौर पर तुम्हें 6 महीने के भीतर 14 गॉड हंटर पॉइंट्स कमाने होंगे। पॉइंट्स कमाते समय तुम सिर्फ एवोल्यूशन सिरंग पुरस्कार प्राप्त कर सकते हो, मॉनेटरी पुरस्कार नहीं। समझे? ठीक है, मैं समझ गया। परेशानी के लिए माफी। एक ब्यूरो ऑफिशियल गंभीरता से कहता है। अच्छा है कि तुम्हें पता है कि यह परेशानी है। भविष्य में खुद पर काबू रखने की कोशिश करना। इतने जोश में मत आना। हम अवेकेंड आम लोगों से अलग हो सकते हैं, लेकिन हम आखिरकार आम लोगों से ही बदले हैं। हमें अभी भी जीवन के प्रति कुछ सम्मान रखना चाहिए। बाद में मार्कस डॉक्टर को ढूंढता है और इज्जत से पूछता है, डॉक्टर, क्या मरीज को सच में नहीं बचाया जा सकता? डॉक्टर आह भरते हैं। मुझे बहुत अफसोस है। हमने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन अगर डायरेक्टर मदद करने को तैयार हों तो शायद कुछ उम्मीद हो सकती है। डायरेक्टर भी तुम्हारी तरह एक अवेकेंड है। उनकी सीक्वेंस एबिलिटी हीलर है। ये सुनकर मार्कस को तुरंत उम्मीद मिल जाती है। मैं आपकी डायरेक्टर से कैसे संपर्क करूं? डॉक्टर एक पल के लिए सोचते हैं और कहते हैं, वो हमारी डायरेक्टर हैं। उन्होंने बहुत समय से सर्जरी नहीं की है। यहाँ तक कि जब ब्यूरो डायरेक्टर पहले हॉस्पिटल आए थे तो उन्होंने बस उन्हें दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल भेज दिया और खुद ऑपरेशन नहीं किया। ब्यूरो डायरेक्टर का भी काम नहीं बना।
ये सुनकर मार्कस को जो उम्मीद मिली थी वो फिर से टूट जाती है। इस पल डॉक्टर का फ़ोन बजता है। हेलो डायरेक्टर। हाँ मैं हूँ। हाँ वो मेरे बगल में है। ठीक है मैं समझ गया। डॉक्टर मार्कस को थोड़ी हैरानी से देखते हैं। डायरेक्टर चाहती हैं कि तुम उनके ऑफिस आओ, शायद वो तुम्हारी मदद करने को तैयार है। मार्कस भी थोड़ा हैरान है। ये डायरेक्टर उससे क्यों मिलना चाहती है? वो किस चीज़ में दिलचस्पी रखती है? क्या वो डिटेक्टिव विक्टर की तरह है जो उसके राज जानती है? क्या डायरेक्टर और डिटेक्टिव विक्टर साथ काम कर रहे हो सकते हैं? हॉस्पिटल की 5वीं मंजिल पर एलिवेटर लेते हुए, ये पूरी मंजिल डायरेक्टर का ऑफिस एरिया है। क्या वो मार्कस है? अंदर आओ। एक समझदार सौम्या महिला की आवाज़ अंदर के कमरे से आती है। ठीक है डायरेक्टर। अंदर के कमरे में चलते हुए मार्कस दरवाज़ा ढकेलता है और एक सुंदर लंबे बालों वाली महिला को कंप्यूटर पर टाइपिंग करते हुए देखता है। डायरेक्टर अपना पतले फ्रेम वाला चश्मा ठीक करती है और एक समझदार मुस्कान दिखाती है। तुम मार्कस हो, पिंचुआन अकेडमी के छात्र? हाँ मैं हूँ। जब तुम सैंक्चुरी के बाहर देवताओं का शिकार करने गए थे, क्या तुम्हारे पास कोई गारंटर नहीं था? तुम्हारे प्रिंसिपल रिचर्ड चेन, अगर वो तुम्हारे गारंटर बनने को तैयार हैं तो तुम दोनों काफ़ी करीब होगे मुझे लगता है। मार्कस पूरी तरह से हामी नहीं भरता ताकि अगर वो बाद में डॉक्टर लिन की मांग मना ना कर सके। डॉक्टर सोफिया लिन कहती हैं, अपने फ़ोन से उन्हें कॉल करो। मार्कस प्रिंसिपल चेन का नंबर डायल करता है और डॉक्टर लिन को देता है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल चेन जोर जोर से सांस ले रहे हैं। हेलो बच्चे, अब क्या चाहिए तुम्हें? मैं व्यस्त हूँ, जल्दी बोलो। लेकिन डॉक्टर लिन की आंखें अचानक लाल हो जाती हैं। रिचर्ड चेन, तुम दिल तोड़ने वाले। दूसरी तरफ प्रिंसिपल चेन एक पल के लिए जम जाते हैं, कोई जवाब नहीं देते और फ़ोन काट देते हैं। फ़ोन से बीप की आवाज़ सुनकर डॉक्टर लिन गुस्से में फ़ोन ज़मीन पर फेंक देती हैं। मार्कस जल्दी से फ़ोन उठाता है चेक करने के लिए। शुक्र है सिर्फ हल्की खरोंचें हैं, कैमरा और स्क्रीन ठीक हैं। डॉक्टर लिन अपना चेहरा पहुंचती हैं, शायद अपनी आंखों के कोनों से आंसू पहुंच रही हैं। मार्कस, उस बूढ़ी औरत का इलाज करने के लिए मेरी एक शर्त है। जब तक तुम उसे पूरा करोगे मैं अभी ऑपरेशन करूंगी। रिचर्ड चेन को स्प्लेंडर पेविलियन में डिनर के लिए बुलाओ। तुम उसे वहां लाने में मेरी मदद करो। मार्कस अपने होंठ सिकोड़ता है। उसने शुरू में सोचा था कि डॉक्टर लिन उसमें दिलचस्पी रखती हैं और सोच रहा था कि मिसेस रोज को बचाने के लिए अपना शरीर बेचना अस्वीकार्य नहीं होगा। किसने सोचा था? ठीक डॉक्टर लिन के सामने मार्कस फिर से प्रिंसिपल चेन का नंबर डायल करता है। सोफिया लिन आपके साथ डिनर करना चाहती हैं। अगर आप राजी नहीं हुए तो वो मिसेस रोज को नहीं बचाएंगी। मिसेस रोज को मारा गया था और वो मर रही हैं। अगर उन्होंने ऑपरेट नहीं किया तो मिसेस रोज किसी भी पल मर सकती हैं। मुझ पर एक एहसान कीजिए और बस उनके साथ एक बार खाना खा लीजिए। मिसेस रोज का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, उसे मरने दो फिर।